हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट वीडियो में 100 एमसीक्यूज तक के कवर्ड किए थे। नाउ विल स्टार्ट विद द 101। राइट, ये एमसीक्यू इसका सबसे पहला जो आपका है वो है, इट इज़ अ सोशल मूवमेंट सीकिंग टू ऑगमेंट द राइट्स एंड पावर ऑफ बायर्स। ठीक है कि क्या है सोशल, कोई ऐसा मूवमेंट आप ले रहे हैं, सोसाइटी के लिए ले रहे हैं जहाँ पे हम किसकी बात करेंगे, जो बायर्स है मीन्स जो कंज्यूमर्स एक तरह से हैं। ठीक है, उनके राइट्स, उनके जो हक है और उनके जो पावर्स है उनकी बात करेंगे। ये आपका कॉन्सेप्ट देखिए कंज्यूमर के, कंज्यूमर सीपीए जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, कंज्यूमरिज्म। राइट, ये पूरी आपका एक डेफिनेशन है, आप गूगल पे भी देखोगे, कहीं पे भी आपको कोई बुक में भी इजिली मिल जाएगी। ठीक है, तो ये फिलिप कॉटलर की एक डेफिनेशन है जो फिलिप कॉटलर ने दी थी रिलेटेड टू कंज्यूमरिज्म। कंज्यूमरिज्म टर्म क्या है, ये एक मूवमेंट को दिखाता है। जैसे सीपीए भी आया, सीपीए भी क्यों आया, वो इसीलिए आया बिकॉज कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, बहुत इंक्रीज हो गया था। तो कंज्यूमर्स को उनके राइट्स के बारे में अवेयर कराने के लिए, एक क्रांति लाने के लिए, चेंज लाने के लिए क्या किया, कंज्यूमर्स को अवेयर कराने के लिए हमने एक सीपीए करके बनाया। ठीक है, एक मूवमेंट इसका स्टार्ट किया, किसके लिए, सोसाइटी के लिए, सोशल एक मूवमेंट जहाँ पे हम बायर्स जो हैं उनके राइट्स से रिलेटेड बातें करेंगे। राइट, सो यहाँ पे ये फिलिप कॉटलर की जो डेफिनेशन थी वो यही कहती है, सोशल, ये एक कंज्यूमरिज्म क्या है, ये एक सोशल मूवमेंट है जो क्या सीख करेगा, टू ऑक्यूमेंट द राइट्स एंड पावर ऑफ द बायर। राइट, एंड कंज्यूमर मूवमेंट, ये आपका सिंपल एक जस्ट ऐसे ही वर्ड है कि जो कंज्यूमर का मूवमेंट आया इसके लिए, बट जो टर्म स्टार्ट हुआ है कंज्यूमर के मूवमेंट के लिए, जो टर्म यूज होता है उस टर्म को कहते हैं कंज्यूमरिज्म। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्या है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1949 एम्ड एट। ठीक है, अब देखिए जितनी भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी, सबसे पहली 1949 48 में ही ऑल्सो ये सबसे पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी, फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी। इसके बाद 1956 में आई, देन 62 में आई, 71 में आई। उसके बाद क्या हुआ, बहुत बार अमेंडमेंट होता गया। लेटेस्ट आपकी 1991 में जो आई थी वो अभी क्या कर रही है, वही अभी एग्जिस्ट करती है। तो सबसे फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी आपकी आई थी 1948 में, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। राइट, तो इसका जो मेजर ऑब्जेक्टिव था, अब आपको ये चीज़ ध्यान होगी, तो जब मेजर पहले क्या था, पहले ही हमारी जो कंट्री थी वो सोशलिस्ट इकोनॉमी थी। ठीक है, पब्लिक सेक्टर को उनको ज़्यादा रोल प्ले दिया गया था। तो जो पहली पॉलिसी थी वहाँ पे इस चीज़ पे फोकस किया गया था कि हम डेवलपमेंट करें कुछ बेसिक इंडस्ट्रीज का और हैवी इंडस्ट्रीज का। ठीक है, जैसे आपका क्या हो गया, जैसे स्टील हो गया, केमिकल्स हो गया, मशीनरीज हो गया। सो इनके बारे में गवर्नमेंट ज़्यादा फोकस कर रही थी। उनका ये मेजर ऑब्जेक्टिव था कि हम अचीव करें क्या, सेल्फ सफिशिएंसी, कि हमें बाहर से इंपोर्ट ना करना पड़े, हम खुद ही क्या करें, सारी चीज़ें बनाएं, और हमें फॉरेन इंपोर्ट से हम खुद की डिपेंडेंसी कम करें। राइट, तो वहाँ पे इसका वर्क हुआ था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री सेटअप करें। ठीक है, बेसिक इंडस्ट्री सेटअप करें, हैवी इंडस्ट्री सेटअप करें। तो ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948 का पहला आपका मेजर एम था। राइट, और पब्लिक सेक्टर को ज़्यादा मेजर रोल प्ले दिया गया था, प्राइवेट सेक्टर पे क्या किया गया था, रिस्ट्रिक्शन लगाया गया था। सो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन लाना ही सबसे पहला इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948 का एम था। तो आपका ये आएगा इसमें फर्स्ट वाला। राइट, एंड अदर्स जो इतने भी आपके ऑप्शन थे वो लाइक एग्रीकल्चर का ग्रोथ हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, सर्विस सेक्टर का हो गया, इन पे भी गवर्नमेंट ने फोकस किया था। आगे की कुछ पॉलिसीज में इन पे भी फोकस हुआ है, बट जो पहली फोकस हमारा आया था, सबसे पहली पॉलिसी थी, वो इसीलिए थी कि हम अपने यहाँ क्या करें, अपने यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट सेटअप करें, इंडस्ट्री सेटअप करें। इस पे ज़्यादा गवर्नमेंट ने फोकस किया था। नाउ नेक्स्ट इसके बाद क्या है आपका, बाय विच एक्ट द गवर्नमेंट चेक्स रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड। अब ये क्वेश्चन देखिए, इससे पहले भी हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, उसमें ये कॉन्सेप्ट रिपीट हुआ है, सेम वही आ रहा है। बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं आपके सिमिलर नेचर के हैं, बिकॉज इंटरनेशनल ट्रेड से आपके सारे ही जितने भी सब्जेक्ट है, अकाउंटिंग है, इंटरनेशनल ट्रेड है, आपको इकोनॉमिक्स में आगे जाके इकोनॉमिक्स के बहुत सारे क्वेश्चन दिखे होंगे, एमसीक्यू में दिखे होंगे। राइट, एंड मार्केटिंग के बहुत सारे क्वेश्चन है, तो मिलते जुलते क्वेश्चन है। ये क्या, जितने भी आप ज़्यादा करोगे उतना ही बेटर है। राइट, सो ये क्या कह रहे हैं कि गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस मीन्स कुछ ऐसी ट्रेड प्रैक्टिसेस जो मना है। ठीक है, जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कोई कंडीशन लगा के, लाइक हमने रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस की डेफिनेशन भी स्टडी करी थी, जब आप कोई कंडीशन लगा देते हैं अपने सेल को करने के लिए। ठीक है, गैस स्टोव वाला एग्जांपल लिया था, सो वो हम किसके थ्रू चेक करते हैं, वो हम करते हैं थ्रू एमआरटीपी एक्ट। एंड ऑल तो अब वो भी नहीं करते हैं, वो आपका एबॉलिश हो के 2002 में कंपटीशन कमीशन एक्ट आ गया है। राइट, नाउ नेक्स्ट क्या है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन वॉज पास्ड फर्स्ट इन, सबसे पहले इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन पास्ड कब हुआ था। राइट,
ठीक है, ये क्वेश्चन के जो ऑप्शन है देखिए, इसमें आपको थोड़ा सा आप करेक्शन भी कर लेना, इसका आप ऑप्शन ये वाला फर्स्ट वाला जो है इसको कट करके 1948 कर लेना, राइट। बिकॉज देखिए बहुत बार स्टूडेंट्स ये भी कहते हैं कि क्वेश्चंस के आंसर क्या दिए हुए, रॉन्ग दिए हुए, तो आंसर देखिए आप जितने भी वेबसाइट्स के थ्रू जाओगे, आप कहीं से भी चेक भी करेंगे, आप चैट जीपीटी से भी बहुत लोग ऑब्वियसली चेक करते होंगे कि चेक करें, क्रॉस चेक करने के लिए करेक्ट है वो भी करेक्ट, आपको क्रॉस चेक करना चाहिए। एंड चैट जीपीटी में मोस्टली बट गलत आंसर्स बताते हैं, राइट। उस पर आप बिलीव ना करना, उससे बेटर है कि आप कुछ बेस्ट वेबसाइट्स के थ्रू जाएं, बुक्स को ग्रो थ्रू करें, राइट। बट आई विल ट्राई कि आपको मैक्सिमम जो करेक्ट आंसर हो वही हम प्रोवाइड करें। तो ये आंसर आप रीचेक कर लेना, आपने एमसीक्यू में भी करेक्ट नहीं देखा होगा तो वहां से भी ये आप करेक्ट कर लेना। इसका जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो 1948 होगा, ठीक है। 1948 में सबसे पहले इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन पास हुआ था, और उसे इसी नाम से बोलते भी हैं, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन के ही नाम से बोलते हैं। 1948 में ही ये अनाउंस्ड हुई थी, ठीक है, राइट। जहाँ पे क्या किया था, जहाँ पे गवर्नमेंट ने मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम अडॉप्ट किया हुआ था, राइट, जहाँ पे बेसिक और हैवी इंडस्ट्रीज किसके हैंड में थी, स्टेट के हैंड में थी, और कुछ इंडस्ट्रीज प्राइवेट सेक्टर के हैंड में थी, जहाँ पे भी आपने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई थी, राइट। एंड इसके बाद जो मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल यहाँ पे अडॉप्ट किया था, इसके अलावा इस ये जो पास्ट तो हो गया था, बस इसका प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए गवर्नमेंट ने एक एक्ट भी पास किया था बाद में, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, ठीक है। ये 1951 में पास हुआ था, और स्पेसिफिकली इसीलिए पास किया गया था कि आप जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948 आई है उसको प्रॉपरली क्या कर सके, एग्जीक्यूट कर सके, उसका इम्प्लीमेंटेशन कर सके, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। एंड इसके अलावा कोई भी अगर क्वेश्चन हम क्रॉस चेक कर लेंगे, हम खुद भी अगर कहीं पे भी मिस्टेक होगा जो आपके एमसीक्यूज जो अपलोड हुए हैं उसमें भी, तो हम वो पहले आपको कवर्ड करा देंगे, राइट। नाउ नेक्स्ट क्या है, व्हाट आर द डिसीजंस टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर्टेनिंग टू द पब्लिक सेक्टर इन द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो पब्लिक सेक्टर के लिए या न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 आई थी उसमें क्या क्या डिसीजन मेकिंग लिए हुए थे, ठीक है। तो 1991 की पॉलिसी देखिए, सबसे मेजर चीज़ जो जब ये पॉलिसी आती है तो हमारे ध्यान में आता है एलपीजी, ठीक है। ये चीज़ें हुई थी, गवर्नमेंट ने ओपन अप किया हुआ था, रूल्स रेगुलेशन हटाए थे, पब्लिक सेक्टर को हटा के प्राइवेट का मेजर रोल प्ले किया गया था। तो इसका सबसे फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया है, वीआरएस टू शेड द लोड ऑफ एक्सेस वर्कर। वीआरएस क्या होता है, वीआरएस वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम होती है, जो एक ऑप्शन प्रोवाइड किया जाता है आपके एम्प्लॉयज़ को कि वो अगर वो चाहें तो वो रिटायरमेंट ले सकते हैं। सो ये क्यों इस पे क्यों इनिशिएट किया गया था, ये क्यों स्टार्ट किया गया था, बिकॉज पब्लिक सेक्टर क्या हो रहा था, अब नाउ पब्लिक सेक्टर प्राइवेट में कन्वर्ट हो रहा था। वो प्राइवेट में अपने सारे शेयर्स को, इक्विटी को सेल करके या डिसइन्वेस्टमेंट करके या प्राइवेटाइजेशन करके जैसे भी क्या कर रहे थे, प्राइवेट सेक्टर का मेजर रोल प्ले जो था वो उनका रोल प्ले बढ़ा रहे थे, राइट। उन पे उनको अपने शेयर्स को सेल कर रहे थे, उनके अंडर में सारा कंट्रोल ला रहे थे। तो जो वर्कर्स थे उनका भी ट्रांसफर कहाँ से कर रहे थे, पब्लिक सेक्टर अपने यहाँ से उनका ट्रांसफर प्राइवेट में कर रहे थे। दैट्स वाई वीआरएस का ऑप्शन आया था, ताकि एम्प्लॉयज खुद से वहां से क्या करे, रिटायरमेंट लेके न्यू जॉब फाइंड आउट कर सके, और प्राय पब्लिक सेक्टर से उनका जो वर्कलोड है वो उनका खत्म हो वहां से, राइट। तो इसका इंट्रोडक्शन हुआ था। देन सेकंड क्या है, डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर शेयर होल्डिंग, राइट। अब पब्लिक सेक्टर शेयर होल्डिंग हुआ था बिकॉज वो प्राइवेटाइजेशन लेके आ रहे थे, तो उन्होंने अपने शेयर सेल कर दिए थे, ताकि उनका जो मेजोरिटी ऑफ द शेयर्स जो उन्होंने परचेज कर रखे थे वो मेजोरिटी उनके पास से चली जाए, तो डिसीजन मेकिंग की पावर भी चली जाएगी, ठीक है। देन थर्ड क्या है, रिफरिंग सिक यूनिट्स टू बीआईएफआर। बीआईएफआर क्या होता है, ये बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन है। ये सेटअप हुआ था आपका जनवरी 1987 में, ठीक है, 1987 में राजीव गांधी की गवर्नमेंट इसको सेटअप किया गया था। क्यों किया था कि जितने भी इंडस्ट्रियल ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो सीक हो चुकी है, जो अच्छे से प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रही हैं, तो उनका वापस से रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए, उनका मैनेजमेंट वापस से इम्प्रूव करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड करने के लिए जितने भी सिक यूनिट्स हैं उनको बीआईएफआर के अंडर कर दिया जाता था, और देन बीआईएफआर उनमें इम्प्रूवमेंट लेके आता था, ठीक है। सो ये भी किया गया है आपके इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 के बाद। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ऑल ऑफ दी above, right। now next क्या है, प्राइवेटाइजेशन ऑफ ओनरशिप थ्रू सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स, राइट। ये सबसे इजी क्वेश्चन है कि जब हम इक्विटी शेयर्स सेल कर देते हैं किसके लिए, प्राइवेटाइजेशन लाने के लिए, तो वो आपका उसको क्या बोलते हैं,
इसके लिए आपका टर्म यूज होता है डिस इन्वेस्टमेंट का। ठीक है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, पैसा लगाना, डिस इन्वेस्टमेंट अपना पैसे वापस से वापस ले लेना। पैसे वापस हम कर लेंगे जब हम जो शेयर होल्डिंग्स है उसको अपने बेच देंगे। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्या है, विच अमंग देयर इज नॉट अ मेथड ऑफ प्राइवेटाइजेशन, इनमें से कौन सा प्राइवेटाइजेशन का मेथड नहीं है। ठीक है, पूछ रहे कि इसमें से कौन सा प्राइवेटाइजेशन का मेथड नहीं है। तो प्राइवेटाइजेशन के देखिए बहुत सारे मेथड होते हैं। एक होता है जैसे आपका सेल ऑफ शेयर्स होता है कि आपका जो शेयर होल्डिंग है, इक्विटी शेयर्स है, आप उन्हें सेल कर दें। ठीक है, देन पब्लिक ऑक्शन भी इसका एक मेथड होता है, ऑक्शन के थ्रू भी हम सेलिंग कर सकते हैं। देन आपका डी नेशनलाइजेशन जो होता है ये भी प्राइवेटाइजेशन का ही एक वे है, राइट। डीनेशनलाइजेशन हो गया, फ्रेंचाइजिंग हो गया, फ्रेंचाइजिंग भी इसमें आता है। एंड ऑल्सो डिसइन्वेस्टमेंट भी आता है कि जो आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है उसको क्या कर दिया, इन्वेस्टमेंट को अपना वापस से ले लिया। ठीक है, और लीज भी होता है कि लीज हम क्या देते हैं, किसी को राइट दे देते हैं, राइट किसका, परचेज करने का। सो इतने सारे मेथड्स होते हैं, तो आपको इन ऑप्शंस में से देखना है कौन सा नहीं है। तो सबसे पहला क्या होता है, डीनेशनलाइजेशन। नेशनलाइजेशन क्या है, डीनेशनलाइजेशन आपका वर्ड रिलेट होता है जब हम किसी इंडस्ट्रीज पे जो कंट्रोल है, जो ओनरशिप है, उसको चेंज कर देते हैं। कि पहले वो अगर पब्लिक में थी, अब नेशनलाइजेशन थी, मीन्स वो पब्लिक के अंडर थी, पब्लिक के अंडर से हमने क्या कर दिया, बीइंग उसको प्राइवेटली ओन कर दिया। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस होता है डिनेशनलाइजेशन का, जहाँ जैसे कि आप स्टेट रेलवे है, पोस्टल सर्विसेज है। ठीक है, पब्लिक पहले ओन करती थी, नाउ क्या है, प्राइवेट सेक्टर उसको ओन कर रहा है, राइट। नेक्स्ट इसके अलावा या फ्रेंचाइजिंग, फ्रेंचाइजिंग भी क्या होता है, फ्रेंचाइजिंग एक तरह से हम ऑफर देते हैं किसी दूसरे पर्सन को। ऑफर किसका, कि वो हमारे जो शेयर होल्डिंग्स है, ठीक है, उन्हें क्या करे, उन्हें वो परचेज कर ले, अपने हमारे बिजनेस का हम ऑफर देते हैं। ठीक है, मैनेज करने का ऑफर देते हैं। मीन्स इट इज जो इसका बेसिक डेफिनेशन आता है वो होता है कि डायरेक्टली हम एक ऑफर दे रहे हैं कि आप हमारे बिजनेस को आके ओन करें। तो ये भी आपका प्राइवेटाइजेशन का पार्ट है। तो जो यहाँ पे इन ऑप्शन में से जो सबसे कम सुटेबल है, अभी इन ऑप्शंस पे ऐसे जब हमको सारे ही सिमिलर लगते हैं तो वहाँ पे एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, कि जो आपको मोस्ट प्रोबेबली लग रहे हैं उन्हें आपने चूज करना है। अब ऑल ऑफ दीज तो नहीं होगा बिकॉज दीज आर द मेथड्स। तो इनमें आपका इस पर्टिकुलर ऑप्शंस में सी ऑप्शन आपका सबसे ज्यादा करेक्ट रहेगा। एंड इन केस अगर यहाँ पे नन ऑफ दीज होता तो शायद आप ऑप्शन डी भी करते तो भी करेक्ट होता, बिकॉज सेल ऑफ बिजनेस भी कहीं ना कहीं जाके प्राइवेटाइजेशन का रोल प्ले करेगा, उसका भी पार्ट होता है, राइट। बट हमें ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ही आंसर देना है, तो ऑप्शन सी आप इसमें करेक्ट रखेंगे। नाउ नेक्स्ट क्या है, अ पॉसिबल ऑब्स्टेकल टू द ग्रोथ ऑफ प्राइवेटाइजेशन इज। ठीक है, तो ऑब्स्टेकल या हर्डल क्या है प्राइवेटाइजेशन के ग्रोथ में। तो इसके सबसे पहला जो ऑप्शन है वो आपका दिया हुआ है, प्रॉफिट अर्नड बाय पब्लिक एंटरप्राइजेस। ठीक है, अब पब्लिक एंटरप्राइजेस प्रॉफिट अर्न करे तो ये ऑब्स्टेकल नहीं होता है, बिकॉज अगर कोई एंटरप्राइजेस ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही हैं तो अगर गवर्नमेंट उनको सेल करेगी किसी भी प्राइवेट ओनर को, किसी भी इंडिविजुअल को, तो वो ईजिली उसे परचेज कर लेगा, बिकॉज उसे आगे भी उसमें स्कोप नजर आएगा, राइट। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है आपका, सेल ऑफ लीस्ट प्रॉफिटेबल एंटरप्राइज। तो ये आपका ऑब्स्टेकल होगा, ये ऑप्शन करेक्ट होगा कि जो एंटरप्राइजेस ऐसी हैं, जैसे कुछ ऐसे बेसिक इंडस्ट्रीज होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह हो गया, कंस्ट्रक्शन, रोड्स वगैरह का कंस्ट्रक्शन हो गया, तो अगर उसमें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं आ रहा है तो उसमें प्राइवेट सेक्टर काम नहीं करना चाहेगी, राइट। तो गवर्नमेंट के अगर जो ऐसी एंटरप्राइजेस हैं जो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न नहीं कर रही हैं तो उन वहाँ पे प्राइवेटाइजेशन के लिए वो ग्रोथ होगा, बिकॉज उन्हें प्राइवेट सेक्टर भी परचेज करना नहीं चाहेंगे। एंड लाइसेंसिंग आपका एक वे होता है, तो ऑब्वियसली वो इसके अंडर नहीं आएगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्या है आपका, 109 इज द क्रेडिट फॉर इन्वेंटिंग द वर्ड प्राइवेटाइजेशन गोज टू। तो प्राइवेटाइजेशन का वर्ड जिन्होंने इन्वेंट किया था वो है पीटर ड्रकर। पीटर ड्रकर ने 1930s में प्राइवेटाइजेशन का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था। ठीक है, और जो सबसे पहला जो प्राइवेटाइजेशन हुआ था वो आपका हुआ था, वो इंट्रोड्यूस किया था नाजी जर्मनी ने, नाजी जर्मनी। ठीक है, यहाँ पे सबसे ज्यादा मास प्राइवेटाइजेशन हुआ था 1933 से 37 के बीच में। ठीक है, और ये वर्ड भी जो आपका आया था वो लैटिन के एक वर्ड से ये इंट्रोड्यूस हुआ था। लैटिन एक वर्ड था प्राइवेटस। ठीक है, जो क्या कहता है, जिसका मीनिंग था कि कोई चीज आप खुद ओन करे रेदर देन उसको कंट्रोल कौन करे, गवर्नमेंट कंट्रोल करे। सॉरी, राइट। एंड बाकी आपका एल्टन मायो, जैसे एल्टन मायो अगर आपको याद होगा तो ये हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट्स इन्होंने किया था ह्यूमन रिलेशनशिप मैनेजमेंट में। एंड यूरविक का जो वर्ड है, इन्होंने 10 प्रिंसिपल्स दिए थे मैनेजमेंट के लिए। एफ डब्ल्यू टेलर ने भी साइंटिफिक मैनेजमेंट, इन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट के 4 प्रिंसिपल्स दिए थे, राइट। नेक्स्ट क्या है, द एज ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी 1969 हैज बीन ऑथर्ड बाय।
तो ये बुक के जो ऑथर थे वो हैं आपके पीटर एफ ड्रकर, इन्होंने ये बुक दी हुई थी। ठीक है, ये इन्होंने इसमें क्या चीज़ें बताई थी कि आगे आने वाला जो हमारा फ्यूचर है वो कैसा होगा, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से आएगा, राइट। नाउ नेक्स्ट क्या है, इन इंडिया लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन बिगिन फ्रॉम, अब इंडिया में लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन कब से स्टार्ट हुआ था, एलपीजी आपका न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 में आया था। तो 1991 इसका आंसर करेक्ट होगा, इससे क्या हुआ था, स्टार्ट हुआ था, राइट। बाकी के भी ये आपके जितने भी ये ईयर्स दिए हुए हैं ये आईपीआर के ही कुछ अमेंडमेंट के ईयर्स हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट क्या है आपका, ग्लोबलाइजेशन मीन्स। ठीक है, तो चारों ही जो डेफिनेशंस दी हुई है वो भी आपका कहीं ना कहीं ट्रेड और बिजनेस से ही रिलेटेड है, बट इसका ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट है, अडॉप्टिंग अ ग्लोबल आउटलुक। ठीक है, जैसे यहाँ पे सबसे पहले आपका क्या दिया हुआ है, सिटिंग ऑफ फर्म्स ब्रांचेस इन अदर कंट्रीज, की दूसरी कंट्री में जाके क्या कर रहे हैं, हम अपने ब्रांचेस सेटअप कर रहे हैं, तो वो होल्डिंग और सब्सिडियरी वाला केस हो गया। और यहाँ पे जस्ट आपकी बात यहाँ तक के सीमित है, जस्ट हम बिजनेस की ही बात कर रहे हैं। वैसे ही सेम आपका सी भी है, ये भी आपका प्रॉफिट हम अर्न कर रहे हैं एक्सपोर्ट करने के थ्रू, राइट। तो ये भी आपके बिजनेस रिलेटेड है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो गया, तो ये इन्वेस्टमेंट और बिजनेस रिलेटेड बात करें। बट ग्लोबलाइजेशन आपका क्या है, ग्लोबलाइजेशन एक ब्रॉड टर्म है जहाँ पे हम बात करते हैं कि कैसे जितनी भी कंट्रीज है ऑल ओवर वो इंटरकनेक्टेड है, इंटरडिपेंडेंसी जब उनके अंदर क्रिएट हो जाए, ठीक है, सारे ही इंटरग्रेट हो जाए। सिर्फ हम अपने बिजनेस का ही नहीं, जो फैक्टर्स हैं प्रोडक्शन के, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन हो, सारी चीज़ें इक्वली हो रही हो। कि ग्लोबलाइजेशन के अंदर आपका ट्रेड एंड ट्रेड के साथ साथ टेक्नोलॉजी का भी मेजर रोल प्ले आता है, कि कैसे वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री को आपस में कनेक्ट किए हुए, ठीक है। और उसकी वजह से जितना भी इकोनॉमिक लेवल पे, सोशल लेवल पे जो चेंजेस आ रहा है ग्लोबलाइजेशन की वजह से, वो भी हम देखते हैं। तो ये पूरा आपके एक इकोनॉमी को ऑल ओवर बात करता है, ना कि सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के पर्सपेक्टिव से, राइट। तो अडॉप्टिंग अ ग्लोबल आउटलुक ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये आपका करेक्ट डेफिनेशन है, करेक्ट मीनिंग है रिलेटेड टू द वर्ड ग्लोबलाइजेशन। नाउ नेक्स्ट क्या है, विच वन इज नॉट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिशल पॉलिसी इन इंडिया, फिशल पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव इनमें से क्या नहीं है। देखिए, जो फिशल पॉलिसी है, फिशल पॉलिसी ये कैसी पॉलिसी है जिसके थ्रू गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करती है, ठीक है। और इसके जो मेन ऑब्जेक्टिव है, इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स आपके तीन हैं, वो क्या है, सबसे पहला है टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ लाने के लिए, देन टू स्टेबलाइज द इकोनॉमी, स्टेबिलिटी मेंटेन रहे आपका रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर के बीच में, एंड ऑल्सो टू रीडिस्ट्रीब्यूट इनकम, ठीक है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो किसका, इनकम का, राइट। सो जो ऑप्शन ए है इसमें आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, ये आपका मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है, बिकॉज लिक्विडिटी की बात हो रही, लिक्विडिटी हम लोग कंट्रोल करते हैं थ्रू द मॉनेटरी पॉलिसी, ये भी आपका रिलेटेड है, बट ये डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, इनडायरेक्टली रिलेटेड है। प्राइस स्टेबिलिटी हो गया, इनइक्वलिटीज जितनी है इनकम एंड वेल्थ का, उसको हटाने के लिए ही गवर्नमेंट ला रही है कि आप इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर सके, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ, और इकोनॉमिक ग्रोथ आपका एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो क्रिएट होती हैं उनके थ्रू पॉसिबल है, तो दीज आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स, राइट। तो इसका ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्या है, विच वन इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट, इनमें से कौन सा इंटरनल एनवायरनमेंट का एलिमेंट नहीं है, राइट। ये आपका बहुत इजी क्वेश्चन है, इंटरनल एनवायरनमेंट बिजनेस एनवायरनमेंट कॉन्सेप्ट ही आपका पूरा इजी है, इसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं ही नहीं, ठीक है। तो इसका आपको ऑप्शन सी करेक्ट है। मार्केटिंग कैपेबिलिटी की हम बात करें, ऑपरेशनल की बात करें या पर्सनल कैपेबिलिटी की बात करें, तो ये क्या है, ये आपका इंटरनल से रिलेटेड है। यहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ की बात हो रही है कि आप कितना कैपेबल हो चीज़ों को करने के लिए, एंड मार्केटिंग की R&D की एक्टिविटीज़ हो गई, या आपके डे टू डे एक्टिविटीज़ हो गई, या पर्सनल से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हो गई, तो ये ऑर्गेनाइजेशन खुद ही कंट्रोल करती है। बट जो मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में चीज़ें चल रही हैं वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर रही है, ठीक है। उसके लिए आपका आरबीआई वर्क कर रहा है, सेबी वर्क कर रहा है, जो कंट्रोल कर रहा है, और वो आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का पार्ट भी है, राइट। सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है कि ये इंटरनल एनवायरनमेंट का पार्ट नहीं होता है। नाउ नेक्स्ट क्या है, एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन डज नॉट कंसिस्ट ऑफ, ठीक है। सो एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन जो है, जो डिग्रेडेशन आपका वर्ड, सो डिग्रेडेशन जब ही होता है जब जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनमें, क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज
ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से अगर कोई भी थोड़ा भी चीज़ें खराब हो रही है, डिटोरिएशन हो रहा है, तो वो आपका डिग्रेडेशन का पार्ट होता है, राइट। जब ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हो, तो अगर आप यही एक चीज़ लेके चले तो इसमें सबसे पहला चीज़ वो फ्लड आ रहा है, ठीक है। फ्लड ही आपका क्या है, यही इसका करेक्ट ऑप्शन है। ये एनवायरमेंट डिग्रेडेशन का पार्ट नहीं होता है। जो होते हैं इसका पार्ट वो क्या होते हैं, जैसे रिसोर्सेस है, एयर वाटर हो गया, सॉइल हो गया, वो रिसोर्सेस कम हो रहे हैं, डिप्लीट हो रहे हैं, ठीक है। वो भी किसकी वजह से, पॉल्यूशन की वजह से। वाटर हो रहा है, उसका सॉइल है, वहाँ पे वेस्टेज हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है इकोसिस्टम का, राइट। तो ये आपका इसका पार्ट होता है। वाइल्ड लाइफ है, उनका इंस्ट्रक्शन हो रहा है, क्यों, बिकॉज पेड़ वगैरह कट रहे हैं, राइट। तो लैंड डिग्रेडेशन हो गया, सॉइल इरोजन हो गया, प्रॉब्लम हो गई, इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपका एनवायरमेंट डिग्रेडेशन का पार्ट होती है, एंड फ्लड इसका पार्ट नहीं होता है, बिकॉज ये नेचुरल कैलेमिटी है। नाउ नेक्स्ट क्या है, लिबरलाइजेशन मीन्स, सो लिबरलाइजेशन का वर्ड रिलेट है जब हम जितने भी रिस्ट्रिक्शन हमने लगा रखी है उसको गवर्नमेंट विदड्रॉ कर ले, विदड्रॉल हो रहा है रिस्ट्रिक्शन का, तो उसे हम लिबरलाइजेशन सिंपली बोलते हैं, राइट। तो ऑप्शन वन क्या, रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ रिजर्व इंडस्ट्रीज फ्रॉम 17 to 8, के पहले पब्लिक सेक्टर के लिए 17 थी ना, उसको 8 कर दिया, तो ये आपका सिंपली प्राइवेटाइजेशन का पार्ट है। सेकेंड क्या है, लिबरेटिंग द इकोनॉमी, ट्रेड एंड इंडस्ट्री फ्रॉम अनवांटेड रिस्ट्रिक्शन, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, राइट। जितने भी अनवांटेड रिस्ट्रिक्शंस हैं जो गवर्नमेंट ने लगा रखे हैं प्राइवेट सेक्टर ताकि आगे ना बढ़ पाए उसके लिए, उनको हटाना, ये लिबरलाइजेशन होता है, राइट। एंड वहीं ओपनिंग अप द इकोनॉमी हो गया तो आपका ग्लोबलाइजेशन हो गया। प्री डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट, ये क्या दिखा रहा है, ये लेजेस फेयर इकोनॉमी दिखा रहा है, राइट। नाउ नेक्स्ट क्या है, डैश इज एन इकोनॉमिक सिस्टम बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फ्री एंटरप्राइज, फ्री एंटरप्राइज के प्रिंसिपल पे ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम कौन सा है जो बेस्ड है, ठीक है। सो इकोनॉमिक सिस्टम आपके तीन ही है, कैपिटलिस्ट, सोशलिज्म एंड मिक्स्ड। कैपिटलिज्म ही क्या होता है, इसका ऑप्शन ए ही करेक्ट है, कैपिटलिज्म, जहाँ पे फ्री इकोनॉमी की बात करते हैं कि प्राइवेट सेक्टर के हैंड में सारी चीज़ें हैं और फ्रीली मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई के जो आपका रेट और हो गया, प्राइस हो गया, वो सारी चीज़ें डिसाइड होंगी, ठीक है। सो सोशलिस्ट आपका स्टेट का गवर्नमेंट के कंट्रोल में, मिक्स्ड जब दोनों ही साइमल्टेनियसली वर्क करती है। मार्क्सिज्म क्या दिया हुआ है, मार्क्सिज्म जो है ये भी सोशलिस्ट के ही सपोर्टर थे, राइट। इनका भी क्या मानना था कि सोशल इकोनॉमी जो होती है जब गवर्नमेंट अपने अंडर में सारा कंट्रोल रखती है तो वो सबसे बेस्ट होता है। नाउ नेक्स्ट क्या है, विच अमंग दीज कैन बी अ कंडीशन फॉर द सक्सेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन, ठीक है। तो इनमें से कौन सा बैरियर है, एक तरह से कंडीशन कौन सी है कि प्राइवेटाइजेशन के सक्सेस में एक हर्डल भी क्रिएट कर सकता है, तो वो सबसे पहले आपका क्या दिया हुआ है, अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट। ये क्या दिखा रहा है कि अरेंजमेंट करना, वापस से चीज़ों को रीअरेंज करना, कि पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर कर देना, तो ऑफकोर्स ये बैरियर नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है। सेकेंड क्या है, बैरियर टू एंटर द मार्केट, ये आपका ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट इसका आंसर है। ये क्या दिखा रहे हैं कि मार्केट में आपने क्या कर रखा है, गवर्नमेंट ने मे भी रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी हो, बैरियर लगा रखो, तो ये आपकी कंडीशन हो सकती है प्राइवेटाइजेशन के सक्सेस ना हो पाने की, राइट। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। मेजरेबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस है, ये ऑफ कोर्स एफिशिएंसी प्राइवेट सेक्टर की और बेटर ही होती है पब्लिक सेक्टर से, तो ये तो एक मेजर आपका बेनिफिट होगा, एडवांटेज हो जाएगा, राइट। सो ऑप्शन बी करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्या है, ग्लोबलाइजेशन मीन्स, सो ये आई थिंक आपका ओल्ड क्वेश्चन ही टाइप का है, रिपीट हुआ है, इसमें आप ए ही कर लेना, ए इसका करेक्ट आंसर है, राइट। नेक्स्ट क्या है, इंडियन बिजनेस एनकाउंटर द फॉलोइंग प्रॉब्लम इन ग्लोबलाइजेशन। तो 120 ये क्या कह रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन के लिए जो आपका एक मेजर प्रॉब्लम्स जो हैं जो इंडियन बिजनेस फेस कर सकता है ग्लोबलाइजेशन के वजह से, वो क्या है, तो इसका ऑप्शन आपका सी करेक्ट है, बोथ ए एंड बी। बिकॉज फर्स्ट क्या कह रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक। अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इंडिया में ऑफकोर्स इतना अच्छा नहीं है, टेक्नोलॉजी हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, तो एज कम्पेयर टू द फॉरेन मार्केट्स, फॉरेन कंट्रीज में ज़्यादा बेटर टेक्नोलॉजी है, राइट। तो ये एक इसका मेजर प्रॉब्लम है। एंड लैक ऑफ इंटरेस्ट शोन बाय एमएनसीज, बिकॉज यहाँ पे इतना रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, एफडीआई भी गवर्नमेंट ने कुछ सेक्टर्स में अलाउड की हुई है, कुछ नहीं की हुई है, इतना इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी आए हैं, उनका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं हुआ है, राइट। सो बोथ ए एंड बी क्या होंगे, दोनों ही क्या है, एक प्रॉब्लम से, हर्डल से जो क्रिएट करते हैं वाइल द ग्लोबलाइजेशन। नाउ नेक्स्ट क्या है, विच अमंग दीज इज नॉट अ की ग्लोबल फोर्स इम्पैक्टिंग द इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। ये क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा फैक्टर ऐसा है जो आपका इंडियन इकोनॉमी को ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्लोब में आगे बढ़ने के लिए, या कौन सा फैक्टर्स है जो मेजर रोल प्ले अपना नहीं कर रहा है ग्लोबली इंडिया को डेवलप्ड करने में, राइट। सो इसका सबसे पहला जो ऑप्शन है, डायनेमिक्स ऑफ कैपिटल फ्लोज, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। कैपिटल फ्लोज के डायनेमिक्स क्या दे रहे हैं कि चेंजेस जो यहाँ पे आ रहे हैं, चेंजेस बहुत फ्रिक्वेंटली आ रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस
हेलो स्टूडेंट्स, सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 121 क्वेश्चंस तक के एमसीक्यूज कवर्ड किए थे। नाउ स्टार्ट विद 122। ठीक है, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वाइटल क्वेश्चन इन द इकोनॉमिक सिस्टम। इनमें से कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम एक डिसाइड करने के लिए वाइटल क्वेश्चन कौन से होते हैं। तो वाइटल क्वेश्चन कह लिए या आप एक तरह से इसको डिटर्मिनेंट्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, मीन्स ऐसे कौन से मेजर चीज़ें होती हैं, जिन मेजर फैक्टर्स होते हैं जो एक कंट्री के इकोनॉमिक सिस्टम को दिखाते हैं। राइट, तो इकोनॉमिक सिस्टम आपका चाहे सोशलिस्ट हो कैपिटलिस्ट हो, तो अगर आप इनका डिफरेंस देखो कि ये डिफरेंशिएट जो होते हैं वो किस बेसिस पे होते हैं, तो उनका एक बेसिस होता है, वो होता है डिसीजन मेकिंग। ठीक है, कि डिसीजन मेकिंग की पावर आपके पास किसके पास है आपकी कंट्री में, उससे हम डिसाइड करते हैं कि हमारा इकोनॉमिक सिस्टम कैसा रहेगा। ठीक है, एंड ये आपने पीपीसी में भी पढ़ा होगा जब आपने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की स्टडी की होगी, कि 3 जो मेजर क्वेश्चन होते हैं इकोनॉमिक्स के जिनका आंसर हम फाइंड आउट करते हैं वो क्या होते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। राइट, सो ये आपके यही इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक क्वेश्चन होते हैं जो हम एक इकोनॉमिक सिस्टम डिसाइड करते समय लेते हैं, कि वेदर प्राइवेट सेक्टर डिसाइड करेगा, वेदर पब्लिक सेक्टर डिसाइड करेगा, या वेदर हम लोग मिक्स्ड सिस्टम अडॉप्ट करके दोनों लोग साइमल्टेनियसली डिसाइड करेंगे। राइट, तो इसका ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्या है, विच अमंग दीज इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। इनमें से कौन सा प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव नहीं है, 5 ईयर प्लान हो रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव, अब सबसे पहला क्या आ गया, इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इकोनॉमिक ग्रोथ आपका ऑब्जेक्टिव होता है कि ग्रोथ, और वो भी इनजस्टिस भी ना हो, इक्वल ग्रोथ हो हर सेक्टर की। ठीक है, देन सेटिंग ऑफ हैवी इंडस्ट्री। सब इकोनॉमिक प्लानिंग का 5 ईयर्स प्लान में ये ऑब्जेक्टिव आपका नहीं आता है, इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। बिकॉज हम जो बेसिक जो आप जब भी प्लानिंग के हम ऑब्जेक्टिव स्टडी करते हैं, इसके रिलेटेड एक एमसीक्यूज भी किया था, वहाँ पे भी क्या पढ़ा हुआ था, यही देखा था हमने कि प्लानिंग का मेजर ऑब्जेक्टिव होता है ग्रोथ, वो भी इक्वल ग्रोथ होता है। ठीक है, इकोनॉमी में आपका हर लेवल का, हर रीजन का क्या हो, ग्रोथ हो। और ग्रोथ आपका किसके थ्रू हो सकता है, हैवी इंडस्ट्रीज आप सेटअप नहीं भी करो, इंपोर्ट भी कर लो तो भी कोई दिक्कत नहीं, बट आपके यहाँ क्या हो, जीडीपी आपका बेटर हो। राइट, ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज हो, ये चीज़ें आप ध्यान रखें। मॉडर्नाइजेशन हो, दैट मीन्स आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो प्रॉपरली डेवलप्ड हो, कम्युनिकेशन की फैसिलिटीज़ अच्छी हो, टेक्नोलॉजी की फैसिलिटीज़ अच्छी हो, तभी आपकी इंडस्ट्रीज भी और ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होते हैं, एमएनसीज अट्रैक्ट होते हैं। राइट, सो इकोनॉमिक ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, ये आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव इसका प्लानिंग का नहीं होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्टिव इनडायरेक्टली होता है, बट मेजर ऑब्जेक्टिव ये नहीं होता है। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ इसके बाद नेक्स्ट क्या है, पॉल्यूशन मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल इज डन बाय। पॉल्यूशन को मॉनिटर और कंट्रोल कौन करता है। राइट, सो पॉल्यूशन को मॉनिटर और कंट्रोल देखिए सेंट्रल बोर्ड फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल करते हैं। राइट, और ये आपकी बॉडी सेटअप हुई थी मेजरमेंट करने के लिए, प्रॉपर इवेल्युएशन असेसमेंट करने के लिए। ठीक है, कुछ स्टैंडर्ड डेवलप्ड किए हुए थे, वो स्टैंडर्ड्स से आपके माने जा रहे, वो स्टैंडर्ड्स फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये देखने के लिए ये सेटअप किया गया था। ठीक है, सेटअप इसको किसने किया था, सेंट्रल बोर्ड फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पॉल्यूशन ने, जो आपका 1974 में आया था। ये इस पर्टिकुलर बोर्ड ने, एंड ऑल्दो इसके साथ साथ एयर पॉल्यूशन कंट्रोल के बोर्ड ने मिलकर के से इस बॉडी को सेटअप किया था, ताकि वो क्या करेगा, इवेल्युएशन करता रहेगा, उसका असेसमेंट किया गया था, और ये आपका आया था 1981 में। राइट, नाउ इसके बाद नेक्स्ट क्या है, माइक्रो फैक्टर्स ऑफ एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट डज नॉट इंक्लूड। अब माइक्रो फैक्टर्स एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट के कौन कौन से होते हैं, आपको पता है माइक्रो मैक्रो दो होते हैं एक्सटर्नल के। ठीक है, जैसे माइक्रो में आते हैं जो आपको पर्टिकुलरली अफेक्ट कर रहे हैं, कस्टमर सप्लायर्स आपके हो गए, कॉम्पिटिटर्स हो गए। राइट, देन आपके मैक्रो के कौन से, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, लीगल, सोशल, इकोनॉमिक, दीज फैक्टर्स। राइट, तो इनमें से कौन सा नहीं है, तो कॉम्पिटिटर्स, कस्टमर्स, हर फर्म्स के अलग अलग काइंड के होते हैं, सबके टारगेट मार्केट अलग होती है, और उसी के अकॉर्डिंगली कॉम्पिटिटर्स आपके होंगे। बट जो गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाएगी वो होल इंडस्ट्री को जनरली इफेक्ट करेगी। राइट, तो ये आपका माइक्रो फैक्टर्स का पार्ट नहीं होता है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नाउ नेक्स्ट क्या है, कंपनी इमेजेस एंड ब्रांड इक्विटी इस फैक्टर इफेक्टिंग बिजनेस। अब कंपनी की इमेज है या ब्रांड जो भी उनकी है, उसका जो इक्विटी है, उसकी जो कंपनी की वेल्थ है, ये किस तरह का फैक्टर है जो कंपनी के वर्किंग को अफेक्ट कर रहा है।
ठीक है, तो ये आपका फैक्टर्स होता है, इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। एक्सटर्नली ये फैक्टर्स क्या है, अब कंपनी का मार्केट में इमेज कैसा है, उनकी ब्रांड का इमेज कैसा है, इंटरनेशनल लेवल पे उनकी ब्रांड का इमेज कैसा है। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये आपको एक्सटर्नल फैक्टर्स के थ्रू, एक्सटर्नल क्लूज के थ्रू पता चलते हैं। ये इंडिकेटर्स एक तरह से होते हैं आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी जो दिखाते हैं। ठीक है, तो ये भी एक तरह से आप कह सकते हो ये बेस होता है डिसाइड करने का कि आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है। एक्सटर्नल फैक्टर ये है आपका जो ऑपरेट करता है, राइट। सो इंटरनली भी नहीं होगा, गवर्नमेंट पॉलिसी तो ऑफ कोर्स नहीं आएगा, तो इसका ऑप्शन है आपका करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्या है, सीपीए कंज्यूमर प्रोटेक्शन इन इंडिया इज इंश्योर्ड बाय। तो ये कंज्यूमर क्या प्रोटेक्शन करते हैं वो किस एक्ट के थ्रू करते हैं, तो इसके लिए आपका एक सीपीए एक्ट आया था जो आया था 1986 में। ठीक है, जिसका आपका मेजर ऑब्जेक्टिव ही यही था कि जो कस्टमर की ग्रीवियंसेस हैं उसको आप यूजली कंपेंसेट करें, उनको सुने। ठीक है, कस्टमर्स का एक्सप्लॉयटेशन जो भी हो रहा है उसके अगेंस्ट उनको प्रोटेक्ट करें, राइट। सो कस्टमर्स को ये एक्ट एक तरह से एनकरेज करता है कि वो उनके अगेंस्ट जो भी गलत चीज़ें हो रही हैं, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, इनसफिशियंसी हो रही है, प्रॉपर प्रोडक्ट की सप्लाई नहीं हो रही, उसके अगेंस्ट वो क्या करें, बोलें, राइट। सो इसके उसमें आपको कंज्यूमर सीपीए 1986 के अंदर कंज्यूमर्स को 6 राइट्स भी प्रोवाइड किए गए थे। कौन कौन से राइट थे वो, राइट टू सेफ्टी था आपका, राइट टू चूज था, राइट टू बी इन्फॉर्म था, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, राइट टू बी हर्ड एंड राइट टू सीक कंपेंसेशन, राइट। ये 6 राइट कंज्यूमर को प्रोवाइड किए गए थे। एंड नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कुछ बॉडीज भी ऐसी रखी, सेटअप की गई थी जो कस्टमर्स की ग्रीवियंसेस को हैंडल करती हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्या है, विच अमंग दिस इज नॉट अ रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, इसमें से कौन सा आपका रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस के अंडर नहीं आता है। ठीक है, सो सबसे पहला ऑप्शन आपका क्या दिया हुआ है, टाई अप सेल्स। टाई अप सेल्स ये क्या होता है, ये एक आपकी इलीगल प्रैक्टिस होती है, बिकॉज ये आपका लीगली करेक्ट नहीं है। जिसके अंडर क्या करते हैं कि अगर कंपनी सेल कोई प्रोडक्ट सेल कर रही है, कस्टमर कोई डिमांड कर रहा है और कंपनी उसे सेल कर रही है, तो उसके साथ कंपनी एक कंडीशन अटैच कर देती है कि आपको ये प्रोडक्ट लेना ही पड़ेगा, तभी हम क्या करेंगे, आपको आपकी पसंद या आपके डिजायर्ड वाला प्रोडक्ट आपको सेल करेंगे, राइट। तो ये एक लीगल प्रैक्टिसेस होती है जिसके थ्रू कंपनी क्या कर देते हैं, प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कस्टमर्स को ऑन अ कंडीशन ऑफ परचेजिंग सम अदर प्रोडक्ट और सर्विसेज, राइट। सो ये आपका रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस के अंडर है, इलीगल माना गया है अंडर दिस डेफिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, जब आप कहीं पे कुछ और प्राइस चार्ज कर रहे हैं और कुछ कस्टमर्स ऐसे हैं सपोज जिनको अर्जेंटली चाहिए, तो आप क्या कर रहे हो, उनसे बहुत ज़्यादा हाई प्राइस चार्ज कर रहे हैं, राइट। तो डिफरेंट मार्केट में जैसे मोनोपोली में ये चीज़ें होती हैं, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, मोनोपोली नहीं सॉरी मोनोपोलिस्टिक जो मार्केट आपका होता है उसमें प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का कॉन्सेप्ट आता है कि अलग टाइम पे या अलग अलग प्लेसेस पे सेम प्रोडक्ट का सेम क्वालिटी एंड फीचर्स के साथ आप जब डिफरेंट प्राइस चार्ज करते हैं, राइट। तो ये भी आपका रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस का ही पार्ट होता है। देन मैनिपुलेशन ऑफ प्राइस, मैनिपुलेशन क्या होता है कि एक्चुअल में उसका प्राइस कुछ और है बट आपने क्या कर दिया है, उस प्राइस से इसको चेंज कर दिया है, राइट। कुछ और उसने मेंशन कर दिया प्रोडक्ट में, जो भी उसका प्राइस था उसको चेंज करके, राइट। तो ये भी आपका रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस के अंदर आते हैं। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है कि सारी की सारी क्या है, रिस्ट्रिक्टिव है। नाउ नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। बहुत ईजी है, मॉनेटरी पॉलिसी का कौन सा इनमें से इंस्ट्रूमेंट नहीं है। मॉनेटरी पॉलिसी देखिए आरबीआई लेके आती है, और मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं, क्वांटिटेटिव होते हैं और नेक्स्ट क्या होते हैं, नेक्स्ट हमारे होते हैं क्वालिटेटिव। ठीक है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव क्या है, जब हम इंटरेस्ट रेट जो है उसमें कुछ फ्लक्चुएशंस करके क्या करते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी क्रेडिट सप्लाई को इफेक्ट करते हैं। एंड क्वालिटेटिव क्या है, जस्ट हम जब जजमेंट से या कुछ पेनल्टी इम्पोज करके हम जब क्या करते हैं, क्रेडिट सप्लाई को कंट्रोल करते हैं, तो आपको क्वालिटेटिव के अंदर आ जाता है। सो क्वांटिटेटिव में कौन कौन से आते हैं, बैंक रेट आता है आपका, रेपो रेट आता है, रिवर्स रेपो रेट आता है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस होता है, लिक्विडिटी एडजस्टेड रेशियोज होते हैं जिसमें सीआरआर एसएलआर आता है। क्वालिटेटिव में आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट आ गया, कोटा फिक्स कर दिया, मॉरल सेशन होता है, डायरेक्ट रैशनिंग होती है। ठीक है, बहुत सारे इसमें होते हैं। सो इसमें आपका कौन कौन सा नहीं है, इनमें से कौन सा मॉनेटरी पॉलिसी का इंस्ट्रूमेंट, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, फर्स्ट वाला नहीं होता है। एसएलआर, सीआरआर एंड ओपन मार्केट ऑपरेशंस ये तीनों आपके क्वांटिटेटिव
मेथड्स के पार्ट होते हैं। एसएलआर क्या होता है, जब आपको हाईली लिक्विड एसेट्स को कुछ रिजर्व्स मेंटेन करके रखना रहता है अपने खुद के पास। सीआरआर क्या करते हैं, जब हम आरबीआई के पास रखते हैं अपने डिपॉजिट्स का कुछ परसेंट रिजर्व मेंटेन करके। एंड ओपन मार्केट ऑपरेशंस, जब हम गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को ओपन मार्केट में सेल एंड परचेज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नाउ क्या है, द एमआरटीपी एक्ट 1969 वॉज एबॉलिश्ड इन। एमआरटीपी एक्ट कब एबॉलिश्ड हुआ था, तो ये आपका एबॉलिश्ड हुआ था 2002 में, जब 2002 में कंपटीशन कमीशन एक्ट ने इसे रिप्लेस कर दिया था। राइट, नाउ नेक्स्ट क्या है, ग्लोबलाइजेशन इज अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। ग्लोबलाइजेशन हम किसे कहेंगे कि जब हम रिस्ट्रिक्शन कहाँ से हटा देते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन हम कर रहे हैं, ओपन इकोनॉमी कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हम बाहर के लोगों को भी अलाउ कर रहे हैं कि वो हमारे यहाँ आके ट्रेड करें। एंड ऑल्दो हम अपने यहाँ के लोगों को भी अलाउ कर रहे हैं कि आप बाहर जाके क्या कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, सो फॉरेन ट्रेड सबसे पहला क्या है, फॉरेन ट्रेड, तो ये भी आपका करेक्ट है कि फॉरेन में जाके आप क्या कर सकते हैं, सेल एंड परचेज कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। एंड इन्वेस्टमेंट भी आपने अलाउ किया हुआ है, एफडीआई भी अलाउड किया हुआ है अंडर द ग्लोबलाइजेशन, तो दोनों ही करेक्ट होंगे, बोथ ए एंड बी। Now, when a company takes over another one and clearly becomes a new owner, the action is called। ठीक है, अब ये आपका क्या किसका पार्ट है, मर्जर इक्विजिशन आपने अकाउंट से पढ़ा होगा, उसका पार्ट है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जब एक कंपनी जो है वो टेक ओवर कर लेती है दूसरी को और न्यू एंड क्लियरली बिकम अ न्यू ओनर, द एक्शन इज कॉल्ड। ठीक है, कि आपने क्या कर लिया है, दूसरी कंपनी को एक्वायर कर लिया है, दूसरी कंपनी को परचेज कर लिया है और उसके भी ओनर आप बन गए। लाइक ए एंड बी दो कंपनीज थी, ए ने क्या किया है, इस कंपनी को परचेज कर लिया है। ठीक है, अब परचेज करके इसकी भी ओनर कौन बन गई, इसकी भी ओनर ए बन गया। राइट, तो ये आपका मेथड कौन सा होता है, ये आपका मेथड होता है एक्विजिशन का, जब हम परचेज कर लेते हैं। और मर्जर का कौन सा केस होता है, मर्जर का जब दोनों कंपनीज मिलके आपस में एक नई कंपनी बनाती हैं, जैसे ए और बी का दोनों का ही एग्जिस्टेंस जब खत्म हो जाता है, नई कंपनी बन जाती है, तो वो आपका सी के अंडर आ जाता है। मर्जर भी और तो दो केस का होता है, इन दो सॉरी एमालगमेशन, आपका एमालगमेशन का ये पार्ट होता है जो दो मेथड दो वेज से होता है, इन द नेचर ऑफ मर्जर एंड इन द नेचर ऑफ परचेज। राइट, जिसकी 5 कंडीशंस होती हैं। देन स्ट्रेटेजिक अलायंस, जब दोनों मिल के आपस में स्ट्रेटेजी बना के, दोनों मैनेजमेंट दोनों का मिला के वर्क करते हैं साथ में। ठीक है, स्ट्रेटेजीज बनाते हैं, अपनी स्ट्रेटेजी से रिलेटेड डिसीजन मेकिंग लेते हैं। तो यहाँ पे टेक ओवर का पार्ट नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्या है, इंडिया अबॉलिश द क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन ऑन इम्पोर्ट ऑफ 1429 आइटम्स इन 2000 एंड 2001 एज पर द कमिटमेंट टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, कि इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूशन था जिनसे कुछ डीलिंग्स या कुछ एग्रीमेंट हुए थे, जिनके कहने पर 1429 आइटम से रिस्ट्रिक्शन हटाया गया था उनके इंपोर्ट से। तो वो इंस्टीट्यूशन है आपका WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इनके कहने पर, इनके कमिटमेंट के अनुसार इंपोर्ट से रिस्ट्रिक्शंस हटाया गया था। और जो रिस्ट्रिक्शन हटाए थे वो आपके इंट्रोड्यूस किए गए थे एग्जिम पॉलिसी के अंडर, बिकॉज यही वो पॉलिसी है जहाँ पे एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट के रिलेटेड सारे मैटर्स देखते हैं। राइट, सो बहुत सारे चेंजेस किए गए इसके अंदर, लाइक जो क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन थे उनको हटाया गया कि आप एक्सपोर्ट से का प्रोडक्शन कितना कर सकते हो। ठीक है, कुछ प्रोसीजर्स आपके लेंदी थे, वो प्रोसीजर्स लेंदी हटाए गए, टेक्नोलॉजी और ज़्यादा अपग्रेड की गई, एंड ऑल्सो प्रोडक्ट की क्वालिटी भी इम्प्रूव की गई बिकॉज ऑफ दीज रिस्ट्रिक्शंस। राइट, सो WTO इसके अलावा क्या हुआ था, यहाँ पे इनके कहने पर जो BOP था, बैलेंस ऑफ पेमेंट था, उससे भी उससे रिलेटेड जितने भी क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन थे वो भी बाय द एंड ऑफ मार्च 2001 हटा दिए थे इंडिया ने, ड्यू टू द कमिटमेंट ऑफ WTO। नाउ नेक्स्ट क्या है, द कॉन्सेप्ट ऑफ SSI स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वाज ब्रॉट टू फोर्स बाय द। सो हर देखिए जितनी भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई 1948 से लेकर 1991 का तक, सबके कुछ ना कुछ स्पेसिफिक गोल्स है। लाइक 1948 का एक क्वेश्चन हमने किया था जहाँ पे क्या देखा था, 1948 पे फोकस किया गया था इंडस्ट्रियलाइजेशन पे। उसी तरह से स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पे गवर्नमेंट ने मेजर फोकस किया था इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट 1977 में। ठीक है, जो अनाउंस्ड आपकी हुई थी, कब अनाउंस हुई थी, 23 दिसंबर 1977 को अनाउंस हुई थी। ठीक है, भारतीय जनता गवर्नमेंट ने अनाउंस किया हुआ था इसे। राइट, जहाँ पे क्या हुआ था, जहाँ पे ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई थी स्मॉल स्केल और इसी के साथ साथ टाइनी इंडस्ट्रीज को भी ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई थी, और इनके ही डेवलपमेंट के लिए IDBI भी इस्टेब्लिश हुआ था।
ठीक है, किस लिए पर्टिकुलरली स्मॉल इंडस्ट्रीज जितने भी हैं उनको मार्केटिंग रिलेटेड चाहिए होंगी, फैसिलिटीज चाहिए होंगी, या उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए, स्टैंडर्डाइजेशन मेंटेन करने के लिए आईडीबीआई को स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, 1977 आपकी पूरी पॉलिसी ही इसीलिए थी कि आपका बैलेंस रीजनल ग्रोथ हो, इस पे फोकस था। देन लेबर इंटेंसिव जो टेक्नोलॉजी है, कैपिटल इंटेंसिव पे ना जाकर लेबर इंटेंसिव पे देखा गया, ताकि जो रूरल एरियाज में लोग हैं जो हैंड वर्क करते हैं, ठीक है, जो जैसे कॉटेज इंडस्ट्रीज वगैरह हो गई, तो वो रिलेटेड वहाँ पे वर्क चल रहे हैं जो हाउस में हो रहे हैं लोगों के, वहाँ पे उनका क्या हो, उनका भी डेवलपमेंट साथ साथ होता रहे। राइट, तो लोग क्या बने, सेल्फ सफिशिएंट बने, एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी सेक्शन है आपका सबका बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट हो। राइट, नाउ नेक्स्ट क्या है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल विद इन द jurisdiction ऑफ एमआरटीपी कमीशन, इनमें से कौन सा एमआरटीपी कमीशन या एमआरटीपी एक्ट के अंडर नहीं आता है। सो प्रिवेंशन ऑफ मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिसेस मींस जो क्या कर रहे हैं, जो आपका वेल्थ है, मैक्सिमम वेल्थ क्या है, कुछ फ्यू हैंड्स में चले जाते हैं, कुछ लोगों के पास चले जाते हैं मेजर पोर्शन, बिकॉज उन्होंने मोनोपोली ले रखी है। तो मोनोपोली ना हो, मोनोपोली से क्या होता है, लोग एक्सप्लॉयटेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, मोनोपोली को रिड्यूस्ड करने के लिए एमआरटीपी आया था, तो ये तो इसका पार्ट होता ही है। देन ऑल्दो ये चेक करता है रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस से भी, जो भी अनफेयर आपकी ट्रेड प्रैक्टिसेस हो रही हैं, राइट, उन पे भी ये फोकस करता है। तो ये तीनों ही इसका पार्ट होते हैं। कॉम्बिनेशंस पे ये फोकस नहीं करते। कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं, जैसे एमालगमेशन, मर्जर, इक्विजिशन, इन पे यहाँ पे मेजर फोकस नहीं हुआ है। फोकस आपका किससे हुआ है, ट्रेड प्रैक्टिसेस से रिलेटेड चीज़ों पे। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा, राइट, बिकॉज ये एमआरटीपी के कॉन्सेप्ट के अंडर नहीं आता है। नाउ नेक्स्ट क्या है, लेजेस फेयर पॉलिसी इज अडॉप्टेड इन, लेजेस फेयर पॉलिसी आपकी कब अडॉप्ट की गई थी। सो ये अडॉप्ट किया गया था, सॉरी, कौन से इकोनॉमिक सिस्टम में अडॉप्ट की जाती है, तो ये आपका पार्ट होता है कैपिटलिस्ट का, जिसे फ्री इकोनॉमी भी बोलते हैं, जहाँ पे क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर का मेजर रोल प्ले होता है और डिसीजन मेकिंग होते हैं एज पर द डिमांड एंड सप्लाई इन द मार्केट। ठीक है, कि सारी चीज़ें अपने आप वर्क करती हैं। नाउ नेक्स्ट क्या है इसमें, रिलैक्सिंग द रिस्ट्रिक्शन एंड कंट्रोल्स इम्पोज्ड ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल मीन्स। ठीक है, कि जब हम क्या कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्शंस को हटा रहे हैं, जो लेंदी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, फालतू के टैरिफ एंड कोटास टैक्स लगा रखे हैं, उनको जब हम हटाते हैं, विड्रॉल ऑफ रिस्ट्रिक्शंस जो होता है उसको क्या बोलते हैं, उसे लिबरलाइजेशन ही बोलते हैं, जब हम चीज़ों को क्या कर देते हैं और आसान कर देते हैं। राइट, प्राइवेटाइजेशन आपका सिंपली पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट के हैंड में करना, ग्लोबल आउटलुक अडॉप्ट करना इज द ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के तो बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं, राइट, तो ये आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉम्पिटिशन एक्ट 2002, इनमें से कौन सा कॉम्पिटिशन एक्ट का ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये आपका होगा इसमें सेकंड वन इज प्रोहिबिशन ऑफ रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, बिकॉज ये इसके ऑब्जेक्टिव का पार्ट नहीं है। राइट, ऐसे इसमें मोनोपोली का हम देखते हैं तो डोमिनेंट पोजीशन कोई गेन ना करे मार्केट में, क्योंकि इसका जो एक ऑब्जेक्टिव कंपटीशन का मेजर होता है, जो मेजर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव थे उनमें ये आता है कि जितने भी पार्टिसिपेंट हैं मार्केट में, दैट मीन्स जितने भी सेलर हैं, उनको क्या हो, उनको इक्वल चांस रिसीव्ड हो, सब लोग फ्रीली क्या कर सके, सबको फ्री एक्सेस मिल सके। ठीक है, इक्वल एक्सेस सबको रिसीव्ड हो, तो डोमिनेंट पोजीशन कोई गेन ना कर सके, ये तो देखती हैं। इसके अलावा कंपटीशन आपका मार्केट में रहे, हेल्दी कंपटीशन रहे, तो ये भी चेक करते हैं, तो ये आपके इसका ऑब्जेक्टिव के अंदर आएगा। एंड जितने भी कॉम्बिनेशंस होते हैं, अमालगमेशन, मर्जर्स जैसे, उन पे भी ये फोकस करता है। राइट, तो ये इसके मेजर ऑब्जेक्टिव का पार्ट होते हैं, इसमें आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नाउ नेक्स्ट क्या है, फेमा सिग्निफाइज, फेमा किसे कहते हैं, फेमा आपका होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जो 1999 में आया था, जिसने किसको रिप्लेस किया था, फेरा को रिप्लेस करके ये एक्ट लाया गया था। क्यों, बिकॉज 1991 के बाद रिक्वायरमेंट थी कि हम अपने पुराने एक्ट्स में अमेंडमेंट लाएं, उनमें से ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस वगैरह दी हुई हैं उनको हम हटा के कुछ लिबरल कंडीशंस लगाएं, राइट, चीज़ों का मैनेजमेंट प्रॉपरली करें ताकि फॉरेन इन्वेस्टर्स भी हमारे यहाँ अट्रैक्ट हों। दैट्स वाई फेमा आपका लाया गया था। नाउ नेक्स्ट क्या है, द प्री लिबरलाइजेशन एरा ऑफ इंडियन इकोनॉमी वॉज अंडर द ग्रिप ऑफ, कि इंडियन इकोनॉमी का जब लिबरलाइजेशन से पहले का टाइम था, उसमें इंडियन इकोनॉमी एक तरह से आप देखो कौन सी प्रॉब्लम में घिरी हुई थी, ये पूछ रहे हैं।
तो इसका जो आपका ऑप्शन है वो ऑप्शन डी करेक्ट है, अनफेवरेबल एंड अलार्मिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट। 1991 में जो गवर्नमेंट ने देखे इतना मेजर इतना ड्रास्टिक चेंज लेके आए एलपीजी का, वो ऐसे ही नहीं लाए थे। वो इसलिए लाए थे बिकॉज वो आपके टर्म्स एंड कंडीशंस थे कुछ आईएमएफ के, डब्ल्यूटीओ के, आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक के, सॉरी, जिनके टर्म्स एंड कंडीशंस के अंडर उस टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करने के लिए गवर्नमेंट को ये चीज़ इंट्रोड्यूस करनी पड़ी। वरना उससे पहले क्या होता था, उससे पहले हमारी इकोनॉमी टोटली क्लोज थी, इतना गवर्नमेंट ने अलाउ ही नहीं किया होता प्राइवेट सेक्टर को भी, राइट। बट क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा जो था वो इतना ज़्यादा आपका नेगेटिव चला गया था, इतना ज़्यादा लोन में हमारी कंट्री आ गई थी कि आपको क्या हो गया था, आपके पास बिल्कुल भी रिजर्व हमारी कंट्री में नहीं बचे थे। तो गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट थी कि उन्हें क्या चाहिए था, हैवी लोन चाहिए था, ताकि हम इस क्राइसिस से बाहर आ सकें, हम अपने डेट का पेमेंट कर सकें। ठीक है, डेट का पेमेंट करना था, गवर्नमेंट के पास बिल्कुल रिजर्व्स में का मेंटेन बचा ही नहीं था रिजर्व्स, राइट। सो दैट्स व्हाई आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक से इन्होंने लोन लिया। इंडिया ने सपोज यहाँ पे क्या गए, इंडिया इनके पास लोन लेने के लिए गए। तो ये जब लोन देते हैं किसी भी कंट्री को, अपनी मेंबर कंट्रीज को, तो ये अपने कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रखते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं अगर आपको इनसे लोन चाहिए। तो इनके जो टर्म्स एंड कंडीशंस थे उसके अंडर उसको फॉलो करने के लिए ही इन्हें क्या किया गया, अपनी इकोनॉमी को ईजी बनाया गया, लिबरलाइजेशन इंट्रोड्यूस किया गया, जिसके अंडर इन्होंने रिस्ट्रिक्शंस हटाए ताकि आपके यहाँ फॉरेन ट्रेड भी अलाउड हो, एंड ऑल्सो इंडिया को एक ओपन इकोनॉमी भी बनानी पड़ गई, राइट। तो प्री लिबरलाइजेशन से पहले का एरा इंडिया में कैसा था कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी जा रहा था, राइट। सो ये ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्या है इसमें, if the amount claimed by a consumer as compensation is 89 lakhs, the case under the CPA Consumer Protection Act shall be filed with। ठीक है, अब जितने भी देखिए डिस्ट्रिक्ट लेवल के, जैसे अभी बता रहे स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एंड नेशनल लेवल के मैकेनिज्म आपके रखे गए थे जो केसेस देखते हैं कंज्यूमर के ग्रीवियंसेस से रिलेटेड। तो हर लेवल के नेशनल हर लेवल के क्या है आपके मैकेनिज्म्स के लिए, अथॉरिटीज़ के लिए कुछ अमाउंट फिक्स है कि इतने से इतना अमाउंट है तो आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाओगे, इतने से इतना है तो स्टेट लेवल पे जाएंगे। सो वैसे ही यहाँ पे पूछ रहे कि 89 लाख रुपीस का अगर आपका कस्टमर्स का कंपेंसेशन है तो केस फाइल करने के लिए आप किन के पास जाएंगे। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका है ऑप्शन बी, स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्यूसल कमीशन। आप स्टेट लेवल पे जाएंगे, ठीक है, बिकॉज जितने भी अगर आपके कोई भी क्लेम है अगर उसका अमाउंट अप टू 1 करोड़ है, ठीक है, मीन्स आप सिंपली कह सकते हो या इससे लेस देन है, इससे अप टू वन करोड़ तक है सिंपली, तो आप स्टेट लेवल के पास जाएंगे। ठीक है, एंड अगर मोर देन 1 करोड़ है, 1 करोड़ से ज़्यादा का कंपेंसेशन का अमाउंट है, तो आप नेशनल, सॉरी, ये आपका डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट पे देखिए 20 लाख तक के होता है कि 20 लाख तक का अगर क्लेम है तो आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाके अपनी ग्रीवियंस फाइल करेंगे। नेशनल लेवल पे कब जाएंगे, जब आपका जितना भी क्लेम है उसका अमाउंट 1 करोड़ से ज़्यादा है, राइट। ये 3 आपके क्राइटेरियाज होते हैं। सो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका करेक्ट आएगा। नाउ नेक्स्ट क्या है, वैट इज इम्पोज। वैट क्या होता है, वैट देखिए अब तो वैसे इम्पोज ही नहीं होता है, अब आपका जीएसटी आ गया सारे टैक्सेस को हटा के। तो वैट आपका क्या होता था, ये कहते थे वैल्यू एडेड टैक्स को, और इसका ही सबसे मेजर डिसएडवांटेज था जिसे एक सिंपल वर्ड में बोलते हैं कास्केडिंग इफेक्ट। कास्केडिंग इफेक्ट, जिसको रिमूव करने के लिए क्या किया था, जीएसटी का इंट्रोडक्शन किया गया हुआ था। वैट में क्या था, वैट में आपका जितना भी स्टेजेस होती है प्रोडक्शन पे, हर स्टेज पे हम टैक्स को इम्पोज करते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है आपका टैक्स ऑन टैक्स के सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं, जिसे ही हम लोग बोलते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट, राइट। तो उससे आपके प्राइस भी इंक्रीज हो रहे थे, लाइक आपने रॉ मटेरियल जब परचेज किया तो वहाँ पे अलग टैक्स पे किया, देन उसमें आपने और वैल्यू ऐड की, फूल उसको मशीन्स के थ्रू बनाया तो आपने वहाँ पे वापस से उसमें टैक्स ऐड किया, देन जब होलसेलर को दिया तो उस पर वापस से वैल्यू बिकॉज ऐड हुई थी, तो उस जितना अमाउंट से वैल्यू ऐड हुई है तो फिर उस पर टैक्स एप्लीकेबल हुआ, राइट। तो हर स्टेज पे क्या होता है, वैट के अंदर टैक्स एप्लीकेबल होता है। सो वैट कहाँ पे इम्पोज होता है पूछे तो सबसे पहले आपको ये डायरेक्टली ऑन कंज्यूमर, तो ये नहीं है, ये आपका जीएसटी के अंडर आता है, जो आपका डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है कि जहाँ पे कंजम्पशन होगा उस पर्टिकुलर जगह पे टैक्स का पेमेंट भी होगा। देन बी क्या दिया है, फाइनल स्टेज, तो ये भी करेक्ट नहीं है बिकॉज यहाँ पे क्या है हर स्टेज पे पेमेंट हो रहा है। सो ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट है, जो ये कह रहे हैं कि टैक्स आपका कहाँ पे इम्पोज होता है, ऑन ऑल स्टेज फ्रॉम प्रोडक्शन टू फाइनल सेल्स, की जब तक कि कंज्यूमर को फाइनल सेल्स नहीं हो जाते तो उसके पहले जितने भी स्टेजेस के थ्रू आएंगे, रॉ मटेरियल के मैन्युफैक्चरर ने बनाया, देन होलसेलर को दिया, रिटेलर को दिया, हर एक स्टेज पे आपका टैक्स और ऐड होता जाएगा, राइट। सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है।
नाउ नेक्स्ट क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग हैव नॉट बीन ओपनड फॉर प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, इनमें से कौन सा प्राइवेट सेक्टर के लिए स्टिल गवर्नमेंट ने ओपन नहीं किया हुआ है। अभी भी देखिए कुछ मेजर ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जो गवर्नमेंट ने अपने अंडर कंट्रोल में रखी हुई हैं, प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन नहीं किया गया है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी रेलवे करेक्ट होगा, राइट, बिकॉज सारे बाकी जितने भी हैं ये आपके प्राइवेट कंट्रोल में आ गए हैं। ठीक है, तो रेलवे पे ये आपकी अभी भी गवर्नमेंट की मोनोपोली है, वो प्राइवेट के हैंड में नहीं गया है। नाउ नेक्स्ट क्या है, प्लानिंग इज अ डैश प्रोसेस, प्लानिंग इनमें से कैसा प्रोसेस होता है, तो गोल ओरिएंटेड है या फ्लेक्सिबल है या टाइम बाउंड है। तो ऑफकोर्स प्लानिंग में हम लोग क्या करते हैं, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं और उनको ही अचीव करने के लिए सारी एक्टिविटीज करते हैं, तो गोल ओरिएंटेड भी है। फ्लेक्सिबल, नाउ प्लानिंग ऐसे बनाते हैं बिकॉज बिजनेसमैन को पता है कि डायनेमिक एनवायरनमेंट है, चेंजेस आते रहेंगे, तो हम अपने प्लान्स ऐसे बनाते हैं कि जिनमें हम इजिली क्विकली चेंज कर सकें, तो फ्लेक्सिबल भी इसके अंडर आएगा। एंड ऑल दो प्लान आपके जितने भी भले वो लॉन्ग टर्म के लिए हो या शॉर्ट टर्म के लिए, उनका एक एंड टाइम होता ही है कि स्ट्रेटेजिक प्लान भी बना रहे हो तो आप 5 या 10 साल के बाद उसको रिक्वायरमेंट होगी ही आप चेंज करें, तो टाइम बाउंड भी रहता है, राइट, तो तीनों ही इस पे एप्लीकेबल होंगे, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव। नाउ नेक्स्ट क्या है, अ मोनोपोलिस्टिक ट्रेड practice is deemed to be prejudicial to public interest except when, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जैसे मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिसेस है, जैसे डोमिनेंट कोई मेक प्लेयर है उसने मोनोपोली ले रखा है, तो ये आपको पता है ये क्या है, इसके मना है, आपका रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस के अंडर आता है, बट इसको आप एक्सेप्ट कर सकते हो, कब कर सकते हो, अगर वो पब्लिक के लिए बेटर है, पब्लिक के इंटरेस्ट में, तभी कर सकते हो, तो उसके लिए कौन सी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट ने ऑथराइज कर दिया है किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के सेल को या किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के केस में कि यस आप यहाँ पे इसके हैंड में मोनोपोली दे सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे बेस्ट एग्जांपल आप ले सकते हैं रेलवे का, कि रेलवे की मोनोपोली सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के हैंड में, क्यों, बिकॉज वो पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए, उनके वेलफेयर के लिए, राइट, तो अगर स्टेट गवर्नमेंट इसी तरह से किसी अदर कोई भी बिजनेस को ऑथराइज कर देती है, मोनोपोली आपको दे रही है जस्ट फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट, देन उसमें आप मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिसेस तब आपका करेक्ट माना जाएगा, राइट। सो ये या इतने क्वेश्चंस हम लोग कवर्ड करते हैं 149 तक के। फ्रॉम द नेक्स्ट पार्ट विल कंटिन्यू विद द अनदर वन। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 149 एमसीक्यूज कवर किए थे, ना हम उसके आगे से स्टार्ट करेंगे, राइट। अब आपका सबसे पहला जो एमसीक्यू है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंश्योर टू द कंज्यूमर इन द ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो कंज्यूमर को एक तरह से जिससे रिलेटेड एश्योरेंस नहीं मिल पाता है कि उसका ग्लोबलाइजेशन की वजह से इफेक्ट पड़ रहा है प्रोडक्ट से रिलेटेड, राइट। सो सबसे पहला क्या दिया हुआ है, लोअर प्राइसेस ऑफ कॉस्ट। कस्टमर्स जब गुड्स खरीदते ही हैं तो मेजरली उनके सबसे माइंड में पहली चीज़ क्या आती है, प्राइसेस, तो इसका तो कंसर्न रहता ही है, तो इसके पे ग्लोबलाइजेशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। देन नेक्स्ट क्या आ गया, बेटर सिलेक्शन। अब कोई पर्सन पैसे अगर लगा रहा है तो वो ये भी देखता है कि जो वो प्रोडक्ट खरीद रहा हो वो क्या हो, जितने भी ऑप्शंस हैं उनमें सबसे बेस्ट हो, तो ये भी आपका क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होगा। थर्ड आपका क्या दिया हुआ है, क्लियर ओरिजिन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, राइट, ये इसका आंसर करेक्ट होगा। क्यों, बिकॉज ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन आपका इंटरेक्शन बढ़ाता है, एक कंट्री पे दूसरी कंट्री पे एक ज़्यादा इंटरडिपेंडेंस हो जाती हैं, राइट, सारी कंट्रीज, एंड इसके अलावा हम ज़्यादा इंटरेक्ट भी करते हैं फ्रॉम अदर कंट्रीज से, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाते हैं। तो मार्केट क्या हो गई है, ग्लोबल इकोनॉमी हो गया, तो मार्केट हमारी बहुत वास्ट हो गई है। सो इस वजह से क्लियर विजन की जो क्लियर ओरिजिन है गुड्स एंड सर्विसेज आपका कहाँ से है, कौन सी कंट्री से है, ये इंश्योर कर पाना इस प्रोसेस में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, राइट। सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट इसमें क्या दिया हुआ है, फॉर द पर्पज ऑफ एन इंक्वायरी अंडर द MRTP एक्ट द कमीशन हैज़ द पावर इक्विवेलेंट टू। इंक्वायरी करने के लिए कमीशन को MRTP एक्ट के अंडर पावर कैसी दी गई है, ठीक है, तो इसका आपका आंसर है ऑप्शन ए करेक्ट, सिविल कोर्ट। ठीक है, तो इंक्वायरी कमेटी में अगर किसी भी पर्सन को सूट फाइल करना है तो उसको वैसे ही पावर दी जाएगी जैसे सिविल कोर्ट में प्रोवाइड की होती है। सिविल केस जब भी आते हैं तो उनका जो प्रोसीजर होता है वैसे ही प्रोसीजर यहाँ पे भी फॉलो किया जाता है, ठीक है। और ये MRTP एक्ट का जो कमीशन का MRTP एक्ट के अंडर कमीशन स्टैब्लिश हुआ था सारी एक्टिविटीज़ करने के लिए, वो आपका सेक्शन 10 के अंडर इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है, जो जिसके अंडर वो क्या करती हैं, उनको पावर दी गई थी कि वो इंक्वायरी कर सकती हैं कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस या रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस अगर हो रही हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट क्या है,
फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन वाज स्टूड इन, अब इसका सबसे इजी क्वेश्चन है आपका ये 1948, राइट। इसके पहले भी आ चुका है, 1948 में आपका सबसे पहला इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन आया था। ओके, नेक्स्ट क्या है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948 डिवाइडेड इंडस्ट्रीज इनटू। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन जो 1948 का आया था उसमें इंडस्ट्रीज को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। सो 1948 के अंदर इंडस्ट्रीज को, वन सेकेंड, या चार कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था, ठीक है। जिसमें से सबसे पहला जो कैटेगरी थी वो आपकी, जिसमें बेसिक या स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज कुछ थी, बेसिक एंड स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज, जिसमें आर्म्स एंड एम्यूनेशन आ गया, एटॉमिक एनर्जी आ गया, रेलवे आ गया, जिसपे सोली किसका राइट था, सेंट्रल गवर्नमेंट का ही राइट था कि गवर्नमेंट ही उन इंडस्ट्रीज को चला सकती है, राइट। देन नेक्स्ट कैटेगरी में आपका डिवाइड किया गया था, उसमें कुछ इंडस्ट्रीज आई थी, कोल, आयरन, स्टील, शिप बिल्डिंग, जिसमें आपकी लाइसेंसिंग का रिक्वायरमेंट है। ऑल्दो इसमें भी कंट्रोल किसका रहेगा, कंट्रोल आपका पब्लिक गवर्नमेंट का ही रहेगा, बट अगर आप प्राइवेट करना चाहें तो वहाँ पे उन्हें लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है। देन नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका 18 इंडस्ट्री सेपरेटली डिवाइड की गई थी, जिसमें ऑटोमोबाइल्स हो गया, मशीन टूल्स हो गया, ये कुछ बेसिक इंडस्ट्रीज आई थी, रॉ मटेरियल्स टूल्स से रिलेटेड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज थी इसमें, ठीक है, जो पार्ट्स आपके बनाते हैं। यहाँ पे प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों मिलके कर सकते हैं। जब बाकी इनके अलावा जो भी इंडस्ट्रीज थी वो उनकी एक अलग कैटेगरी की थी, जिनके जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के लिए थी कि वो फ्रीली क्या कर सकते हैं, उनको ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट वाज पास्ड बाय पार्लियामेंट इन, ठीक है। ये किस लिए आया था, ये आपने देखा था 1977 में, हम लोगों ने जब एसएसआई स्टडी किया था तो 1977 में एसएसआई के ही डेवलपमेंट के लिए ये इस्टेब्लिश किया गया था, राइट। और ये आपका इस्टेब्लिश हुआ था 1947 में। नाउ नेक्स्ट है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 डिवाइडेड इंडस्ट्रीज इनटू द व्हाट नंबर ऑफ कैटेगरीज, ठीक है। तो इसका आंसर है आपका करेक्ट 3। इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो नेक्स्ट आई थी अमेंडमेंट ओके 1956 में, उसमें इंडस्ट्रीज को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, एक्चुअल में 3 शेड्यूल में डिवाइड किया था। सबसे पहला जिसमें था आपका शेड्यूल ए, ठीक है। शेड्यूल ए में सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस थी, जहाँ पे वो इंडस्ट्री थी जो सिर्फ गवर्नमेंट ही एग्जीक्यूट कर सकती है, लाइक आपका रेलवे, एटॉमिक एनर्जी, आर्म्स एंड एम्यूनेशन, ये सारी चीज़ें। देन शेड्यूल बी में क्या था, यहाँ पे मिक्स्ड वर्क होता था, मिक्स्ड एंटरप्राइजेस थी, स्टेट और पब्लिक, प्राइवेट सॉरी, दोनों साइमल्टेनियसली वर्क कर सकते हैं, ठीक है। एंड शेड्यूल सी में जो इंडस्ट्रीज थी वो किसके लिए थी, वो थी सोली प्राइवेट सेक्टर के लिए। सो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था इंडस्ट्रीज को। नेक्स्ट क्या है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 रिजर्व्ड इंडस्ट्रीज फॉर पब्लिक सेक्टर आर, तो इसका आंसर है आपका 17। पब्लिक सेक्टर के लिए जो शेड्यूल ए में आपकी इंडस्ट्रीज रखी गई थी, ये शेड्यूल ए की नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज हैं, 17 इंडस्ट्रीज आपकी बुक कर दी गई थी, जो आपके स्ट्रेटेजिक या बेसिक इंपॉर्टेंस के लिए नेसेसरी थी, ठीक है। लाइक डिफेंस के इक्विपमेंट्स हो गए, या एटॉमिक एनर्जी है, हैवी इलेक्ट्रिकल प्लांट्स हैं, कोल आ गया, इसमें मिनरल ऑयल्स वगैरह आ गया। ये इंडस्ट्रीज किसकी थी, माइनिंग आ गई, कॉपर की माइनिंग आ गई, शिप बिल्डिंग है, टेलीफोन और टेलीफोन केबल से रिलेटेड चीज़ें आ गई। तो ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर के लिए थी। एंड ऑल दो 12 इंडस्ट्रीज आपकी थी, 12 इंडस्ट्रीज रखी गई थी शेड्यूल बी के अंदर, जिसमें मिक्स्ड दोनों का ही रोल प्ले होता था, ठीक है। तो शेड्यूल बी के अंदर मिक्स्ड इंडस्ट्रीज आती थी, और यहाँ पे 12 इंडस्ट्रीज उनके लिए रखी गई थी, जिसके अंदर आपके मशीन टूल्स हो गया, कार्बनाइजेशन कोल का हो गया, टूल्स हो गए, स्टील्स के कुछ टूल्स वगैरह बन रहे हैं तो वो आपके यहाँ पे बनेंगे, जैसे हमने देखा था ऑटोमोबाइल से रिलेटेड। एंड जितनी भी बाकी की रिमेनिंग है वो आपका शेड्यूल सी का पार्ट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इन द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 इंडस्ट्रीज रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर वर इंक्लूडेड इन शेड्यूल, सबसे इजी, पब्लिक सेक्टर के लिए कौन सा शेड्यूल में फिक्स किया गया था, शेड्यूल ए, राइट। नेक्स्ट वन इज इन द आईपीआर 1956 इंडस्ट्रीज, जहाँ पे दोनों ही अलाउड थी वर्क करने के लिए, वो आपका कहाँ पे आता है, तो वो आपका आता है शेड्यूल बी के अंदर, लाइक अभी हमने तीनों शेड्यूल देखे, ओके। नेक्स्ट क्या है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज, जितनी आपकी प्राइवेट सेक्टर के लिए रिजर्व की गई है, तो वो आपकी कितनी है, प्राइवेट सेक्टर के लिए रिजर्व इंडस्ट्रीज 12 है, पब्लिक की 17 है। ये क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। इंडस्ट्रियल पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। तो इसे रेडी करना है।
ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट इसके बाद आपका है विच इज़ नॉट एन ऑब्स्टिकल टू द ग्रोथ ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। ठीक है, इंडिया में ग्लोबलाइजेशन के लिए इनमें से कौन सा चैलेंज नहीं है। सो पहला आपका क्या दिया हुआ है, प्रोसीजर डिलेज। डिलेज दिखा रहा है ऑफकोर्स, अगर गवर्नमेंट ने बहुत सारे लेंदी प्रोसीजर्स रखे हुए हैं, बहुत सारे आपको डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के लिए, तो उससे इंसान डिस्करेज ही होता है, तो ये एक ऑब्स्टिकल है। देन रिसोर्सेज लिमिटेशन, ऑफ कोर्स अगर कोई देखिए रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी ही कहीं नहीं होगी इजली, हमारे यहाँ ही अगर ट्रांसपोर्टेशन का कम्युनिकेशन का बेटर सिस्टम नहीं होगा, सो वो क्या होगा, ग्लोबलाइजेशन इतना इफेक्टिवली आपका नहीं इनिशिएट हो पाएगा। एंड पॉवर्टी ऑफ मेजर रीज़न है आपका, अगर फिनेंस ही नहीं है, फिनेंशियल की रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं हो पा रही, तो कहाँ से लोग इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड करेंगे, वो डोमेस्टिक भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये तीनों ही ऑब्स्टिकल होते हैं। फोर्थ वन आपका दिया है लिटरेसी। लिटरेसी मीन्स अब एजुकेशन लेवल, ऑफ कोर्स ये बेटर है, ये जितने ज़्यादा ये हाई होगा ये चीज़, उतना ही ग्लोबलाइजेशन के लिए आपका अच्छा है। सो डी, ऑप्शन डी इसका करेक्ट है कि ये ऑब्स्टिकल नहीं है, ये एक बेनिफिट है। ठीक है, कि हमें वहाँ बाहर से भी हमें बेटर अच्छे ट्रेंड एम्प्लॉयज़ मिलते हैं, यहाँ पे अगर आके देन वो करेंगे, वर्क करेंगे, हमें उनके उनसे भी बेनिफिट होगा, उन एम्प्लॉय से, एचआर से बेनिफिट होगा, राइट। नेक्स्ट इसके बाद है इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी इंक्वायरी कमेटी वाज आल्सो नोन एज। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी इंक्वायरी कमेटी को दत्त कमेटी भी बोलते हैं इसके अलावा। ठीक है, और ये कमेटी इस्टेब्लिश्ड की थी, चेयरमैनशिप कौन थे, इसके चेयरमैन कौन थे, मिस्टर सुबीमल दत्त। ठीक है, लाइसेंसिंग के लिए स्पेशली आई थी, इनकी रिकमेंडेशन ही यही थी, फर्स्ट कमेटी ने सजेस्ट ही किया हुआ था कि जो लाइसेंस राज सिस्टम है इंडिया में उसको हटाना चाहिए, बिकॉज उसकी वजह से जो जाइंट बड़े बिजनेसमैन हैं उनके हैंड में ज़्यादा पावर चली गई है और स्मॉल इंडस्ट्रीज जो हैं वो सफ़र करती हैं, राइट। नाउ इसके बाद नेक्स्ट आपकी है जॉइंट सेक्टर वॉज एडवोकेटेड बाय। जॉइंट सेक्टर जो है वो किसने वो कॉन्सेप्ट को डेवलप किया था, किस कमेटी ने वो सजेस्ट किया था। सो जॉइंट सेक्टर का भी डेवलपमेंट देखिए दत्त कमेटी ने ही दिया था, दत्त कमेटी ने ही दिया था कि इम्पॉर्टेंट एक इंडिया को अगर हमें ग्रो करना है तो हमारे लिए ये ज़रूरी है इकोनॉमिक पावर जो है वो फ्यू हैंड्स में ना रखे, उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो। ठीक है, हर सेक्टर को क्या हो, इक्वल हम अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें। तो जब भी आपका लाइसेंसिंग सिस्टम से रिलेटेड पूछा जाए या दत्त कमेटी जॉइंट सेक्टर से रिलेटेड पूछा जाए, तो दत्त कमेटी के ही रिकमेंडेशंस पे ये सारी चीज़ें आई हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्या है, कोल सेक्टर वाज एडवोकेटेड बाय। कोल सेक्टर का कॉन्सेप्ट किसने दिया था। ठीक है, तो कोल सेक्टर का भी डेवलपमेंट, इसका भी एडवोकेटेड इसको किया था, ये भी दत्त कमेटी के ही सजेशंस पे हुआ था, इनके रिकमेंडेशंस पे हुआ था, राइट। इसके अलावा आपकी जो आबिद हुसैन है, ये कमेटी भी देख ली किससे रिलेटेड है। सो ये कमेटीज़ आपका 1977 में जो एसएसआई का डेवलपमेंट हुआ था वो ये उससे ये कमेटीज़ रिलेटेड है, ये एसएसआई सेक्टर के रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको देखती हैं। ठीक है, तो ये उनके लिए स्पेशली बनी हुई है। देन इसके अलावा आपका जो हजारी कमेटी है, ये कमेटी रिलेटेड है कि इंडिया में जो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट आईडीआरए एंड रेगुलेशन एक्ट है 1951 में आया था, उसको रिव्यू करने के लिए एंड ऑल्सो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग सिस्टम को भी रिव्यू करने के लिए कमेटी स्टैब्लिश हुई थी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्या है इसमें, इंडस्ट्रीज ऑफ बेसिक नेचर वर इंक्लूडेड इन। बेसिक नेचर इंडस्ट्रीज जो हैं वो किस सेक्टर के अंडर आ गई है, तो अकॉर्डिंग टू जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो हमारा इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट आया है लेटेस्ट, उसके अकॉर्डिंग आपका जो बेसिक नेचर की इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी जॉइंट सेक्टर का ही पार्ट है। बेसिक इंडस्ट्रीज़ कौन सी, बेसिक इंडस्ट्रीज़ वो इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो सप्लाई करती हैं प्रोडक्ट को या रॉ मटेरियल को किसी दूसरे सप्लायर को, और वो उसके हेल्प करता है दूसरे प्रोडक्ट को बनाने के लिए। ठीक है, मीन्स आपने रॉ मटेरियल जैसे ऑटोमोबाइल आपने ले लिया कि पार्ट सप्लाई कर दिए हैं दूसरे मैन्युफैक्चर को, और वो क्या करेगा, एक फाइनल प्रोडक्ट वो बनाएगा। सो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, जॉइंट सेक्टर। नाउ नेक्स्ट क्या है, कोल सेक्टर इंक्लूड। कोल सेक्टर में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज आती को कोल सेक्टर में आपकी ये सारी ही इंडस्ट्रीज आ जाती हैं, बहुत सारी इसके अलावा भी होती हैं, लाइक कोल है आपका, क्रूड ऑयल है, नेचुरल गैस है, रिफाइनरी प्रोडक्ट है, स्टील की इंडस्ट्री हो गई, सीमेंट इंडस्ट्री है, इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर है, राइट। ये सारी इंडस्ट्रीज आपकी कोल के अंडर आती हैं। इसके अलावा भी आपके बहुत से हैं, नेचुरल गैस आप ले लिए, कोल ले लिए, राइट। सो ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर है। नाउ आफ्टर दिस नेक्स्ट क्या है, अकॉर्डिंग टू दत्त कमिटी large industrial houses were dash in the coal sector।
क्या दत्त कमेटी के अकॉर्डिंग कोल सेक्टर में लार्ज इंडस्ट्रियल हाउसेस हैं वो अलाउड हैं या नहीं अलाउड हैं? दे वर अलाउड, इसका ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। ठीक है, कि ये कोल सेक्टर में लार्ज इंडस्ट्रियल हाउसेस अलाउड हैं, बट वो वहाँ पे उन्हें वर्क करने के लिए लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अगर आपने कोल सेक्टर में इंडस्ट्रीज ऑपरेट करनी है तो आपने लाइसेंस लेना होगा, जो नेसेसरी है। लाइसेंस ग्रांट होने के बाद ही क्या कर सकते हैं, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट देखिए इंडस्ट्री के लिए अलग अलग लाइसेंस आते हैं। लाइसेंसिंग अथॉरिटीज जब आपको लाइसेंस प्रोवाइड कर देंगे, अप्रूव कर देंगे, तभी आप उन सेक्टर में इंडस्ट्रीज ओपन कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, वन सेकेंड। हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में 162 एमसीक्यूज तक के कवर्ड किया था। नाउ विल कंटिन्यू विद 163। इसमें सबसे पहला एमसीक्यू आपका दिया है, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब इंट्रोड्यूस्ड हुई थी? बहुत इजी है, इंट्रोडक्शन इसका कब हुआ था? 1991 में। और किसने किया था इंट्रोडक्शन? देखिए, मनमोहन सिंह ने। वो इस एनईपी के, न्यू इंडस्ट्रियल या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के फादर भी माने जाते हैं। ठीक है, मनमोहन सिंह। नाउ नेक्स्ट क्या है, इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 विच ऑफ द इंडस्ट्रीज आर रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर? 1991 के अकॉर्डिंग कौन सी इंडस्ट्रीज पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व की गई थी? 1991 की पॉलिसी आने के बाद सिर्फ और सिर्फ 8 इंडस्ट्रीज ऐसी थी जो पब्लिक सेक्टर के अंडर रखी गई थी। बाकी सारी इंडस्ट्रीज में क्या हुआ था, प्राइवेट सेक्टर कहीं ना कहीं अलाउड हो गए थे। ठीक है, और वो कौन सी इंडस्ट्रीज थी? उसमें आपकी कुछ ऐसी आती थी पब्लिक इंटरेस्ट के लिए जो थी, जैसे एटॉमिक एनर्जी हो गई, आर्म्स एंड एम्यूनेशन हो गया, कम्युनिकेशन की इंडस्ट्री हो गई। ठीक है, एंड ट्रांसपोर्टेशन हो गया। और ट्रांसपोर्टेशन में कौन सा? रेलवे ट्रांसपोर्ट। रेलवे है सेक्टर, ये आपका अभी भी पब्लिक सेक्टर के अंडर है। राइट, एंड बाकी के क्या हैं? बाकी के ये तीनों आपके मिक्स्ड के अंदर आते हैं। एंड ऑल्सो प्राइवेट सेक्टर भी अकेले ओन कर सकती है। नाउ नेक्स्ट क्या है, टू फोर्स द पेस ऑफ इंडाइजनाइजेशन इन मैन्युफैक्चरिंग गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेड। ये क्या होता है? इंडाइजनाइजेशन क्या होता है? इसका मतलब होता है मॉडर्नाइजेशन। जो चीज़ें हैं, जैसे हम लोग अगर धीरे धीरे आप वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करो, राइट, ये उसका जस्ट अपोजिट है। यहाँ पे क्या कहते हैं, जो बाहर से टेक्नोलॉजीज आई हैं या जो वेस्टर्न कल्चर एक तरह से चल रहा है, हम उनमें क्या करें, अपने यहाँ जैसा ट्रेंड होता है उसके अकॉर्डिंगली उसको क्या करें, चेंज करें। ठीक है, मीन्स जो हमारे यहाँ ट्रेंड यूज हो रहा है, जो लोकल बेसिक कल्चर हमारा है, उसको अडॉप्ट करने को इंडाइजनाइजेशन बोलते हैं। इसको इंक्रीज करने के लिए, इंडाइजनाइजेशन को इंक्रीज करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में गवर्नमेंट ने जो स्कीम लॉन्च की थी उसे बोलते हैं फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम। ठीक है, लाइक आपका टेक्नोलॉजी भी यूज हो रहा है तो वहाँ पे फोकस आप करो कि ज़्यादा मशीनरीज का, कैपिटल इंटेंसिव का यूज़ ना करके हम लेबर का अपने यहाँ यूज़ करें, राइट, ताकि उनका भी हेल्प हो। तो ये भी आपका इसी का पार्ट है। तो फेज मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम आपकी ऐसी स्कीम थी जो ये एनफोर्स करती थी कि आपका इंडाइजनाइजेशन का फेज अच्छे से स्टार्ट हो और ज़्यादा इंक्रीज हो। ये गवर्नमेंट ने सेटअप किया हुआ था। और ये जब आपका 1991 के एनआईपी की पॉलिसी आई है तो उसके अंडर इसको भी रिमूव्ड कर दिया गया था। तो आज के टाइम पे ये भी स्कीम आपकी नहीं चलती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका दिया हुआ है ऑप्शन ऑफ कन्वर्टिंग पार्ट ऑफ कंपनीज लोन इनटू इक्विटी स्कॉर्ड। अब कंपनी के लोन को इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये ऑप्शन किस स्कीम के अंडर आता है या इसे क्या बोलते हैं? तो ये आपका होता है बी, मैंडेटरी कन्वर्टेबिलिटी क्लॉज। अब ये क्लॉज भी क्या हुआ है, 1991 की पॉलिसी के बाद ये क्लॉज भी आपका हटा दिया गया है। अब ये भी एप्लीकेबल नहीं है। ये ऐसा क्लॉज है जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, बैंक होते हैं, उनको ये ऑप्शन देता है कि जो लोन लिया हुआ है, सपोज कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज है और वो भी किसके लिए होता है, ये आपका न्यू इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट के लिए होता था। ठीक है, कोई पर्सन है, अब फाइनेंस की रिक्वायरमेंट तो आपको होती है। अगर आप इंडस्ट्री अपनी स्टार्ट कर रहे हैं तो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट होंगे। तो अगर कोई पर्सन न्यू इंडस्ट्री स्टार्ट कर रहा है तो वो अगर बैंक से लोन ले रहा है तो आगे चल के वो बैंक उसी लोन को इक्विटी में कन्वर्ट करा सकती हैं और शेयर होल्डर्स बन सकती हैं। और शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स कौन होंगे? एक्चुअल में ओनर वो माने जाते हैं। मैंडेटरी कन्वर्टेबिलिटी क्लॉज के अंदर ये चीज़ मैंडेटरी की गई थी। और 1991 के जो आपके रिस्ट्रिक्शन ढेर सारे हटे हैं उसके बाद ये भी नॉन एप्लीकेबल हो गया है। राइट, नाउ नेक्स्ट क्या है इसमें,
अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस आर इंक्लूडेड इन। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस किसके अंडर आती हैं? तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आपकी आती हैं एमआरटीपी एक्ट के अंडर। एंड एंटी लॉन्ड्रिंग, देखिए ये भी आपका इसमें पहली बार एक्ट आया है। ये मनी लॉन्ड्रिंग का कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा। उसके अंडर क्या होते हैं, ब्लैक मनी जो है उसको आप क्या करते हो, उसको वाइट मनी दिखाने की कोशिश करते हैं। सो उससे वो लोग ना कर पाए, वो भी बिकॉज फ्रॉड के अंडर ही आता है, उससे उसके लिए उसको प्रिवेंट करने के लिए ये एक्ट आया था, राइट। एंड फेयर एंड फेमा तो पता ही है। नाउ नेक्स्ट क्या है, द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट बिल वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन पार्लियामेंट ऑन। इसका बिल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कब इंट्रोड्यूस किया था पार्लियामेंट पे? तो इसका बिल इंट्रोड्यूस किया गया था 1998 में, ठीक है। और देन जाके 1999 में ये आपका एक्ट पास हुआ था। नाउ नेक्स्ट क्या है, द फेमा एक्ट वॉज अडॉप्टेड बाय पार्लियामेंट। पार्लियामेंट ने इसे कब अडॉप्ट किया था, कब इसे माना गया था? तो वो आपका इसमें आएगा 2000 में, राइट। 2000 में एक्चुअल में इसका जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, स्टार्टिंग हुई है एनफोर्समेंट, वो 2000 से ही हुआ है, ठीक है। और वो भी कब, ऑन फर्स्ट डे ऑफ जून, जून 2000 में फर्स्ट जून को, 1 जून 2000 में ये क्या हुआ है, एक एक्ट की तरह ये स्टार्ट हुआ है, इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। नाउ इसका नेक्स्ट क्या है, सिख यूनिट्स आर रिफर्ड टू। सिख यूनिट्स को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका सीका। सीका क्या होता है? सीका है आपका सिख इंडस्ट्रीज कंपनीज एक्ट। लिख लेना इसे, सिख इंडस्ट्रीज कंपनीज एक्ट। ये आया था 1985 में, एक्ट 1985, ठीक है। 1985 में आया था और ये एक एक्ट की तरह मीन्स इसे प्रेसिडेंट की एसेंट रिसीव्ड हुई थी 8 जनवरी 1986 को, राइट। और अब ये भी एक्ट नहीं है, 2003 में जाके आगे इसे रिपीट कर दिया गया था। और अब क्या चलता है आपका, आपका एनसीएलटी है, एनसीएलटी के अंदर आईबीसी है, आईबीसी कोड है, वो वर्क करता है। तो सिखा के अंडर जैसे बीआईएफआर दिया है, बीआईएफआर आपने देखा था लास्ट कोई एक भी क्वेश्चन था जिसमें शायद हम लोगों ने पढ़ा था कि सिख इंडस्ट्रीज है उनको डेवलपमेंट के लिए, उनको रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए कौन वर्क करता है? तो बीआईएफआर का इस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था तो वो सीका के अंडर ही हुआ था, राइट। सीका के अंडर इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। इसके साथ साथ एक और कोई इंस्टीट्यूशन था, वो हमें ध्यान नहीं है। तो उसका इंट्रोडक्शन हुआ था, इम्प्लीमेंटेशन हुआ था, और बीआईएफआर का साथ में इसके हुआ था। और सीका ये है, ये किसके लिए था? स्पेशली जो सिख इंडस्ट्रीज है उनका रिकंस्ट्रक्शन कराने के लिए, उनको उनका मैनेजमेंट स्ट्रक्चर वापस से चेंज करने के लिए। और अगर ज़्यादा ऐसी कंडीशंस है उन कंपनीज की कि डेवलपमेंट उनका नहीं हो सकता है, तो उनका वो सारा प्रोसेस देखना कि कैसे वाइंडिंग अप होगा। ये काम किसका था? ये आपका सिका का काम था। और अभी इसकी जगह पे कौन वर्क करता है? एनसीएलटी आ गया था, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। एंड आईबीसी है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। तो वहाँ पे लिक्विडेशन का सारा प्रोसीजर दिया गया है, अब आपका ये वर्क नहीं करता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्या है, इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इज अ। इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कैसा है, किस टाइप की कंपनी है? सो ये क्या है, जब इसका सेटअप हुआ था तो ये आपकी जो आईआरसीआई है, इसे चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपकी सेटअप हुई थी 1984 में। जब सेटअप हुआ था तब तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही इसे सेटअप किया था, टोटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन करती थी, ठीक है। वो किस लिए सेटअप होता है? ऑफकोर्स नाम से ही लग रहा है, जो रिकंस्ट्रक्शन है, जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स ऐसी हैं उनको हेल्प करने के लिए, स्पेशली उन यूनिट्स को जैसे जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, उन्हें फिनेंस की रिक्वायरमेंट अगर हो तो उसमें सपोर्ट ये प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो अब क्या है, 1984 में गवर्नमेंट ने सेटअप किया था और देन इसे कन्वर्ट कर दिया था आईआरबीआई में, जिसे कहते हैं इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया। बहुत फेमस बैंक है, एक एपेक्स बॉडी है जो ऑल इंडिया एजेंसी है, राइट, जो आपके रिकंस्ट्रक्शन के लिए, इंडस्ट्रीज के रिकंस्ट्रक्शन के लिए आज के टाइम पे वर्क करती है। सो इसे कन्वर्ट कर दिया था किसमें? कन्वर्ट इनटू आईआरबीआई। आईआरबीआई ये आपका इस्टेब्लिश हुआ था मार्च 1985 में, हाँ, मार्च 1985 में, जिसने क्या किया था, आईआरसीआई को रिप्लेस कर दिया था, राइट। तो इसका जब आया था, ये आपकी आईआरसीआई आई थी तो एक एक्ट के अंडर ही आई थी, गवर्नमेंट ने एक्ट पास किया था। तो जब एक्ट के अंडर कोई बॉडी सेटअप होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेट्यूटरी बॉडी, ठीक है। स्टेट्यूटरी बॉडी, जब कोई भी आपका कोई जैसे एसबीआई है, आईसीआईसीआई है, एलआईसी है, इन सब के पर्टिकुलर एक्ट्स हैं, तो जो एक्ट्स के थ्रू सेटअप होते हैं, पार्लियामेंट के थ्रू एक्ट पास होता है जिनका, तो वो स्टेट्यूटरी कॉर्पोरेशन ही कहलाती हैं।
नेक्स्ट क्या है, नाउ द कंपटीशन बिल 2001 हैज़ बीन इंट्रोड्यूस टू अमेंड द। अब ये क्वेश्चंस आपको तो रट ही गए होंगे, इंडस्ट्रियल पॉलिसी हो गया, एमआरटीपी, कंपटीशन एक्ट, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, कंपटीशन बिल 2001 किसको अमेंड करने के लिए आया था, तो पहले एमआरटीपी था 1969 में। नाउ ये बिल 2001 में आया था, फिर इसका एक्ट आपका पास हुआ था 2002 में, कंपटीशन कमीशन एक्ट के नाम से। सो इसमें सब आपका आंसर होगा ए, एमआरटीपी एक्ट 1969। नाउ नेक्स्ट क्या है, द एबॉलिशन ऑफ सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट सिका बिल वाज इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा इन, ठीक है, सिका का बिल, इसको रिप्लेस करने के लिए बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस्ड कब हुआ था, सो ये बिल आपका इंट्रोड्यूस किया गया था लोकसभा में अगस्त 2001 को। देन इसका क्या हुआ था, फाइनली जो इसका एसेंट रिसीव्ड हुआ था, ये कन्वर्ट आपका हुआ था, इसको हटाया गया था, वो जाके हुआ है आपका दिसंबर में 2016, ठीक है, 1 दिसंबर 2016 को ये क्या हुआ था, पूरी तरह से रिपील हो गया था और एनसीईआरटी आपका फोर्स में आया था। नाउ नेक्स्ट क्या है, हु रिव्यूड द वर्किंग ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग अंडर द इंडस्ट्रियल एक्ट 1951 मेड सेंसेशनल डिस्क्लोजर। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग सिस्टम के अंडर कौन वर्क करता था, उसको रिव्यू करने के लिए। तो ये भी क्वेश्चन आपका पढ़ा हुआ है, आपको ध्यान होगा, हमने बताया था कि जब लाइसेंसिंग से रिलेटेड आए तो वहाँ पे दत्त कमेटी ने बहुत सारी रिकमेंडेशंस दी थी, उनके रिकमेंडेशन के बेसिस पे लाइसेंसिंग सिस्टम भी रिमूव हुआ है एंड ऑल, तो बहुत सारे चेंजेस अमेंडमेंट लाए गए। तो सुबिमल दत्त हैं जिनके रिकमेंडेशन से जो रिव्यू करते थे, ठीक है, लाइसेंसिंग सिस्टम को इंडिया में। नेक्स्ट, नाउ अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 नो परमिशन विल बी नेसेसरी फॉर हायरिंग ऑफ। इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 के अकॉर्डिंग किसे हायर करने के लिए आपको परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, तो इसका आंसर है आपका बोथ ए एंड बी, कि अगर आपको पता है ग्लोबलाइजेशन हो गया है नाउ, कोई भी पर्सन बाहर जाके वर्क कर सकता है, बाहर के यहाँ पे आके वर्क कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी का एक्सचेंज हो सकता है। सो इसमें आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, जो क्या कह रहे हैं, फॉरेन टेक्नीशियंस हैं, तो यहाँ के ऑर्गेनाइजेशन टेक्नीशियंस को ऑल्दो हायर कर सकती हैं, और टेस्टिंग करनी है, टेक्नोलॉजीज की टेस्टिंग करनी है, तो वो भी आपका फुली अलाउ है, ठीक है। एंड ऑल्दो देखिए, जो फॉरेन मैन्युफैक्चर फॉर गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स है, अब गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स में कौन सी आगे, एटॉमिक एनर्जी, आर्म्स एंड एम्यूनिशन है, तो यहाँ पे इतना अलाउड नहीं किया हुआ है, बिकॉज वो चीज़ें क्या होंगी, वो चीज़ें वहाँ पे सीक्रेसी आपका मेंटेन रहती है, जो होल नेशन के लिए क्या है, बेस्ट है, राइट। नाउ नेक्स्ट चीज क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर लिबरलाइज्ड पॉलिसी, लिबरलाइजेशन पॉलिसी फॉर विच इंडस्ट्री ऑटोमेटिक अप्रूवल वुड बी अकॉर्डेड टू फॉरेन इक्विटी पार्टिसिपेशन अप टू 50%। तो ये क्या कह रहे हैं, लिबरलाइजेशन के बाद फॉरेन इक्विटी, फॉरेन जो एफडीआई आ रहे हैं, इक्विटी शेयर्स परचेज कर रहे हैं, ये इक्विटी के थ्रू पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, तो फॉरेन इक्विटी भी पार्टिसिपेशन देखिए एफडीआई का ही पार्ट होता है, ये भी एफडीआई में इंक्लूड होता है, तो किसमें अप टू 50% तक के अलाउड है। तो लिबरलाइजेशन के बाद देखिए इसका आंसर करेक्ट है, मैन्युफैक्चरिंग 50% तक के इसमें अलाउड किया गया था, बट अब क्या है, अब ये भी रेज्ड कर दिया गया है, माइनिंग हो गया, केमिकल है, मैन्युफैक्चरिंग है, मिनरल, इन सब में ही अब एफडीआई आपका मोस्टली अलाउड हो चुका है, राइट। 100% ही अलाउड है, माइनिंग, केमिकल्स हैं, इनमें भी आपका 100% तक के एफडीआई अलाउड हो गया है। कुछ और दो मैन्युफैक्चरिंग में भी लाइक सिगार है, ठीक है, सिगार से रिलेटेड या टोबैको से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट है, उनमें आपका एफडीआई बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, ठीक है, फेमा के अंडर उसका रेगुलेशन दिया गया था, उनमें एफडीआई अलाउड नहीं है, अदरवाइज बाकी में सबके आपका 100% तक का एफडीआई अलाउड है। इसी तरह से आपका डिफेंस सेक्टर है, वहाँ पे भी एफडीआई अलाउड है अप टू 74% तक के, बैंकिंग सेक्टर में भी आपका अप टू 49% तक के है, टेलीकॉम सर्विसेज है, प्राइवेट सिक्योरिटी गवर्नमेंट एजेंसीज है, उसमें 74% तक के। तो मोस्टली एफडीआई आपका गवर्नमेंट क्या कर रही है, अलाउ कर रही है, बिकॉज इससे हमारे ही इकोनॉमी की जीडीपी रेज होगी, जितना ज़्यादा लोग यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, इन द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 द गवर्नमेंट हैड क्लैरिफाइड that it would permit 100% foreign equity in high priority industries in case
ठीक है, मीन्स ये क्या कह रहे हैं, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंडर ये चीज़ें दी थी, गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया हुआ था कि वो हाई प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज जितनी है उनमें 100% तक के एफडीआई परमिट कर देगी, फॉरेन इक्विटी परमिट कर देगी। तो जब आपका न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आया था तो हाई प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज में देखिए आपकी कौन कौन सी आती है, फर्टिलाइजर्स की आती है, हेल्थ केयर हो गया, नेचुरल गैस की इसके अंडर आती हैं, देन सीमेंट हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया। तो उस टाइम पे क्या हुआ था, जब हटाया गया था तो तब आपका 51% तक का अलाउ किया हुआ था कि 51% तक का एफडीआई आ सकता है हाई प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज के अंडर। तो जितने भी आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं ये सारे ही इनकरेक्ट हैं, बिकॉज 100% तक के गवर्नमेंट ने अलाउ ही नहीं किया हुआ था, हाई प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज का अलाउ हुआ था सिर्फ और सिर्फ 51% तक ही। राइट, सो ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा, नन ऑफ द अबव। नाउ नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेनिंग मेथड्स एक्सपोजेस द न्यूली रिक्रूटेड एम्प्लॉय टू द वेरियस बिजनेस फंक्शन डिवीजन एंड डिपार्टमेंट। ठीक है, कौन सा ऐसा इनमें से मेथड है ट्रेनिंग का ऐसा जहाँ पे हम एम्प्लॉय जो भी रिक्रूट किया है, नया आया है, तो उसको बिजनेस की एक्टिविटीज़ के, बिजनेस के जो डिफरेंट डिपार्टमेंट बने सबके साथ एक तरह से इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो ये आपका ओरिएंटेशन का पार्ट होगा। ओरिएंटेशन आपने सुना भी होगा ऑर्गेनाइजेशन में, इंटर्नशिप वगैरह के केस में। ठीक है, कि क्या होता है जब कोई एम्प्लॉय नया आता है तो उसको फैमिलियराइज कराया जाता है पूरे ऑर्गेनाइजेशन से, उसका इंट्रोडक्शन कराया जाता है। तो वो भी आपका ट्रेनिंग मेथड के अंडर आता है और इसे हम लोग ओरिएंटेशन बोलते हैं। ठीक है, वेस्टिब्यूल आपका क्या होता है, ये सारे अलग अलग डिफरेंट टाइप्स हैं, मेथड्स हैं किसके ट्रेनिंग के। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग में क्या होता है, ये आपका ऑन द जॉब होता है, मीन्स हम चीज़ों को करते करते उनको सीखते हैं, लाइक प्रैक्टिकली आपको मशीन पे वर्क करने को लिए दिया जाएगा और आप तभी उस पर सीखेंगे। ट्रांजिशनल एनालिसिस क्या है, ट्रांजिशनल एनालिसिस आपका ट्रेनिंग का पार्ट नहीं है, ये आता है कि हम कैसे अपने ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस को इम्प्लीमेंटेशन लेके आए। तो ट्रांजिशन मैनेजमेंट उससे रिलेटेड है। और रोल प्ले क्या हो गया कि आपको एक सिचुएशन सपोज दी गई है और वहां पे आपको बोला गया कि आप मैनेजर हो, अब नाउ आप डिसीजन मेकिंग किस तरह से लेंगे, तो वो आपको करके दिखाना है। ठीक है, तो जब हम एम्प्लॉयज को फैमिलियराइज कराते हैं तो वो आपका ओरिएंटेशन का पार्ट होता है। नाउ नेक्स्ट क्या है, in which of the industrial policies were the following major changes introduced, liberalization of licensed capacity और relaxation of industrial licensing, industrialization of backward area। सबसे इजी की लिबरलाइजेशन आपका आया, लाइसेंसिंग सिस्टम से रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया, तो ये आपका पार्ट होगा इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 का। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्या है इसके बाद, इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991, वन सेकेंड। या बाय विच एक्ट द गवर्नमेंट चेक रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। अब रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस गवर्नमेंट किससे किसके थ्रू चेक करती है, तो इनमें जो आपको ऑप्शन दिया गया है ट्रेड से रिलेटेड चीज़ें आ रही हैं, तो इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ही हमें अपना आंसर देना है। तो फेमा के अंडर तो नहीं आएगा, वहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज देख रहे हैं, इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी नहीं आएगा, तो यह आपका आएगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर, जहाँ पे भी हम क्या करते हैं, कंज्यूमर्स के राइट्स की बात करते हैं, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करते हैं, उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो पाए इसकी बात करते हैं। ठीक है, और ना ही उनके साथ कोई भी सेलर जो है वो चीट कर पाए। तो वो भी आपका जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस अगर कस्टमर्स के साथ हो रही हैं तो कस्टमर्स के प्रैक्टिस से हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्टेप्स लेते हैं, उनके ग्रेवियांस को सुनते हैं, तो ये आपका आएगा सीपीए के अंडर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टुक प्लेस फर्स्ट। कौन सी इनमें से कंट्रीज में सबसे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, इंडस्ट्रियल के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए सोचा गया था, मूवमेंट आया था उनमें डेवलपमेंट लाने के लिए। तो इसका आपका करेक्ट आंसर है इंग्लैंड। ठीक है, ये आपका 18 सेंचुरी में ब्रिटेन में बिगिन हुआ था और अदर जितने भी यूरोपियन कंट्रीज थी, बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, वहां पे भी आया था, बट यहाँ इंग्लैंड से इसकी स्टार्टिंग हुई थी 18 सेंचुरी में। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है, द फैक्टर्स इंक्लूडेड इन द टोटल एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस। अब एनवायरनमेंट के टोटल बिजनेस एनवायरनमेंट में कौन कौन से फैक्टर्स आ जाते हैं, तो सबसे पहले आपका दिया पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट से रिलेटेड, तो ये भी आपका इंक्लूड होता है, सोशल एनवायरनमेंट भी आता है, इकोनॉमिक फैक्टर भी आता है। राइट, तो ऑप्शन डी क्या होगा इसका करेक्ट होगा, और ये सारे ही मैक्रो एनवायरनमेंट के पार्ट है। नेक्स्ट क्या है, अ स्टेबल एंड डायनेमिक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट इज इनडिस्पेंसेबल फॉर। ठीक है, तो इसका आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, बिजनेस
ग्रोथ। ये क्या कह रहा है कि अगर आपका देखिए पॉलिटिकल फैक्टर है वो भी बिजनेस एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं। सो जितना ज़्यादा आपके पॉलिटिकल गवर्नमेंट स्टेबल होगी, जितना पॉलिसीज आपकी बहुत जल्दी जल्दी अगर फ्लक्चुएट कर रही हैं, तो वो क्या को उसका भी इफेक्ट पड़ता है बिजनेस के ग्रोथ पे, और अगर स्टेबिलिटी मेंटेन की हुई है तो उसका भी इफेक्ट पड़ता है, राइट। सो बिजनेस ग्रोथ पे ही इफेक्ट इसका पड़ता है कि आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। एक्सपोर्ट हो गया, एक्सपोर्ट आपको इससे रिलेटेड नहीं है, उसकी पॉलिसी फैमा बना रहा है, ऑल्सो रिलेटेड है बट इनडायरेक्टली। बट बिजनेस ग्रोथ पे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का इफेक्ट डायरेक्टली पड़ता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्या है, इन द फॉलोइंग विच इंटरनल फैक्टर इन्फ्लुएंस द स्ट्रेटजी एंड अदर डिसीजंस ऑफ द बिजनेस। इनमें से कौन सा ऐसे इंटरनल फैक्टर है जो बिजनेस के डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट करता है। तो अगर आप ये ऑप्शंस देखेंगे तो सारे के सारे इंटरनल फैक्टर का पार्ट है कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या वैल्यूज फॉलो हो रही हैं, क्या आपके ऑब्जेक्टिव्स है, मिशन है, मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर कैसा अडॉप्ट किया हुआ है, राइट। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा कि इंटरनल रिलेटेड जितने भी फैक्टर्स होते हैं उनको आपने कंसिडर करना होता है व्हाइल टेकिंग एनी काइंड ऑफ डिसीजंस। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फाइनेंशियल फैक्टर्स। इनमें से कौन सा फाइनेंशियल फैक्टर नहीं है, ठीक है। अब पहला आपका दिया है फाइनेंशियल पॉलिसीज। अब फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग लेंगे या फाइनेंस कितना लेना है कितना नहीं लेना है कहाँ से लेना है, उसके लिए पॉलिसीज बनाएंगे तो फाइनेंशियल फैक्टर ही आएगा इसमें, राइट। फाइनेंशियल पोजीशन हो गया, अब ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल पोजीशन कैसे हैं, प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं या लॉस कैसे हैं, ठीक है, तो वो भी आपका फाइनेंशियल रिलेटेड डिसीजन को अफेक्ट करता है। कैपिटल स्ट्रक्चर हो गया, कैपिटल स्ट्रक्चर भी क्या है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हम डेट और इक्विटी का कैसा मिक्स अडॉप्ट करेंगे, राइट। कितना हम कैपिटल अपनी डेट के थ्रू फाइनेंस करेंगे, कितनी हम इक्विटी के थ्रू फाइनेंस करेंगे, तो वो भी फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड है। इसमें ऑड वन आउट आपका कौन सा है, ब्रांड इक्विटी, ये फाइनेंशियल फैक्टर का पार्ट नहीं होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज द माइक्रो फोर्सेस नीड अफेक्ट ऑल द फर्म्स इन अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री इन द सेम वे, ठीक है। माइक्रो फैक्टर्स जो हैं वो जितने भी फर्म्स हैं एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को वो एक ही तरह से क्या इफेक्ट करेंगी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ऑप्शन आपका ए करेक्ट है, नॉट नेसेसरीली, ठीक है। माइक्रो फैक्टर्स जो होते हैं ज़रूरी नहीं है कि वो जितने भी फर्म्स आ रहे हैं एक इंडस्ट्री के अंदर सबको सेम वे में अफेक्ट करें, बिकॉज सबकी टारगेट ऑडियंस अलग है। हर कोई भी फर्म है उनके सप्लायर्स भी अलग अलग होंगे, तो आपके सप्लायर्स आपसे कितना प्राइस चार्ज कर रहे हैं, आपके उनसे कैसे रिलेशन है, वो अलग होंगे। हर इंडस्ट्री के हर कंपनी के अलग अलग तरह के रिलेशन होंगे अपने सप्लायर्स के साथ, राइट। तो नॉट नेसेसरीली इसका आंसर है कि ज़रूरी नहीं है कि आप अलग भी इफेक्ट कर सकते हैं। सो ऑप्शन ए करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्या है, दोज हु सप्लाई द इनपुट्स लाइक रॉ मटेरियल एंड कंपोनेंट्स टू द कंपनी आर नोन एज। बहुत ईजी कि जो कंपनीज को रॉ मटेरियल एंड कंपोनेंट सप्लाई कर रहे हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें सप्लायर कहते हैं। द कॉम्पिटिशन विच सेटिस्फाई अ पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ डिज़ायर इज कॉल्ड। कौन से ऐसे कॉम्पिटिशन है जो सिर्फ एक पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ डिज़ायर को सेटिस्फाइड करते हैं। तो कोई इस तरह का कंपटीशन जहाँ पे एक पर्टिकुलर कैटेगरी की डिज़ायर सेटिस्फाइड करी जा रही है उसको हम क्या कहेंगे, तो उससे आपका कहते हैं जेनेरिक कंपटीशन। जेनेरिक कंपटीशन कैसा होता है कि जहाँ पे जितने भी मार्केटर्स हैं वो अलग अलग प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हैं, बट जो एक कस्टमर्स के बेसिक्स नीड्स हैं और जितने भी इस जो सारी की सारी एक एक कैटेगरी की नीड्स हैं उन्हीं से रिलेटेड प्रोडक्ट है। लाइक सपोज अगर किसी कस्टमर को किचन अप्लायंस चाहिए, ठीक है, तो वो उन क्या चाहिए होगा, उनको डिशवॉशर भी चाहिए होगा, रेफ्रिजरेटर भी चाहिए होगा, माइक्रोवेव अवन भी चाहिए होगा। तो ये वाले जो ऐसे सप्लायर्स हैं जो आपको क्या कर रहे हैं, एक ही कैटेगरी के प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हैं जो कस्टमर्स को सारे चाहिए, उन ऐसे कॉम्पिटिटर को, ऐसे कंपनीज अगर compete कर रही हैं तो उसे हम जेनरिक कंपटीशन बोलते हैं, जो आपकी पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ डिज़ायर को सेटिस्फाइड करती है। और ब्रांड कंपटीशन क्या होता है, ये आपका जब आ जाता है जब जो ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनीज है जो सिमिलर प्रोडक्ट और सर्विसेज ही प्रोवाइड कर रही हैं एक सेम मार्केट में, तो वो आपका ब्रांड कंपटीशन आ जाता है, राइट। एंड देन डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट, सपोज अगर प्रोडक्ट सिमिलर नेचर का भी है तो हम उसमें क्वालिटी कुछ इंप्रूव कर रहे हैं, कुछ फीचर चेंज करके, या प्रोडक्ट को ही अपना थोड़ा डिफरेंशिएट दिखा के, इनोवेट दिखा के प्रोडक्ट के थ्रू कंपटीशन कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट फॉर्म कंपटीशन के अंडर आ जाता है। तो जेनरिक कंपटीशन क्या होता है, जहाँ पे हम सेम कैटेगरी ऑफ डिज़ायर को सेटिस्फाइड कर रहे हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्या है, द लो इनकम मे बी द रीजन फॉर द वेरी फ्यू डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट।
कि क्या कह रहे हैं कि लो इनकम, लोगों की कम इनकम होना ये भी एक रीज़न हो सकता है कम डिमांड का किस टाइप की कंट्री में। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, इन अ डेवलपिंग कंट्री, राइट। कि डेवलपिंग कंट्री में ही क्या है, वहाँ पे लोगों की इनकम लो है। डेवलप्ड कंट्री है तो वहाँ पे सबको ही एम्प्लॉयड है, राइट। उनकी पर कैपिटा इनकम भी हर पर्सन की ईजी है। तो इन अ डेवलपिंग कंट्री के लिए एक लो इनकम एक रीज़न हो सकता है आपकी कम डिमांड का के लिए, ठीक है। सो ऑप्शन ए करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्या है, द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हैज़ कंपोनेंट्स। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, तो इसमें तीनों ही कंपोनेंट्स हैं आपके, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। सो ऑल ऑफ द अबव, राइट। नाउ नेक्स्ट क्या है, अ मिक्स्ड इकोनॉमी इज नेसेसरली अ इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी एक कैसी इकोनॉमी होती है, पहला आपका दिया हुआ है कंट्रोल, प्लान्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड। तो फोर्थ क्या दिया हुआ है, प्लान्ड, ऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्रोल। तो इसका ऑप्शन आपका डी करेक्ट है, जहाँ पे क्या कह रहे हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी के अंडर भी चीज़ें अब कुछ गवर्नमेंट के हैंड में है, कुछ प्राइवेट सेक्टर के हैंड में है। तो गवर्नमेंट पहले डिसाइड करती है, गवर्नमेंट डिसीजन मेकिंग लेती है, रेगुलेशन बना रही है, जैसे कंपनीज एक्ट बनाया है, देन प्राइवेट सेक्टर उन्हें फॉलो करते हैं। तो सारी चीज़ें यहाँ पे भी क्या होती हैं, वेल प्लान मैनर से हो रही होती हैं, राइट। तो इस वीडियो में हम लोग 190 तक के करते हैं। फ्रॉम द नेक्स्ट पार्ट विल कंटिन्यू विद द अनदर एमसीक्यूज। थैंक यू।